सही लग रहा है। चलो स्टार्ट करते हैं। होपफुली कि इसकी वॉइस रिकॉर्ड हो जाए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं तो तेरे से कर रही हूँ, इसमें नहीं चल पाएगा। अबे यार 20%। चलो कंटिन्यू करते हैं। जो लोग रह रहे होंगे वो लोग बाद में आ जाएंगे। तो हम लोग करने जा रहे हैं एआई। और पहले मैं एक सेकंड, इसको थोड़ा बड़ा कर सकते हैं क्या? हम्म, तो हम लोग सीखने जा रहे हैं एआई। और एआई के अंदर हम लोगों को पहले ये देखना है, मतलब एक हाई लेवल व्यू लेना है हम लोगों को कि ये एआई सीखने का मतलब क्या होता है, मतलब एआई होता है क्या है, ये तो थोड़ा पहले आइडिया लगे। जिसके अंदर जंप कर रहे हैं वो चीज़ है क्या उसके बारे में, क्योंकि जितना मुझे पता है कि किसी को इसके बारे में कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं है। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं और एक अच्छा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो उससे समझ में आ जाएगा। अच्छा, मेरी वॉइस आते आते बीच में रुक जाए तो ऐसा करना कि मुझे एक मैसेज ड्रॉप कर देना, क्योंकि मैंने मिनिमाइज कर दिया। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब मैं एकदम वहाँ पे चला जाता हूँ किसी एक एग्जाम्पल के पास, तो वो उस एग्जाम्पल से हम लोगों को समझ में आएगा कि ये मतलब इसका हाई लेवल व्यू कैसा क्या दिखता है। तो नेक्स्ट। पूरी आई गेस। तो अभी के लिए हमारे पास एआई क्या है, मैं एक कोई एआई स्टार्ट करके बता देता हूँ। जैसे अभी मतलब हम जो एआई यूज़ कर रहे हैं वो ये है। ये क्लॉड क्यों ओपन कर दिया मैंने? ठीक है, क्लॉड भी एक एआई ही है। ये सबसे ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं, तो इसी को ओपन कर लेता हूँ। तो अभी के लिए हमारे पास ये एक एआई है। और इस एआई का मतलब हम लोगों को वर्किंग कैसे पता है कि मैं इसको यहाँ से कुछ इनपुट दूंगा। ये मैंने एक इनपुट दिया, क्रिएट लोगो, बस ये एक मैंने इनपुट दिया। अब मुझे पता है आउटपुट में क्या आएगा, एक लोगो आएगा। तो मैं बस ये मैंने इनपुट दिया यहाँ पे क्लिक करके। एक सेकंड, कर दिया ये। ओके, और अब ये थोड़ा सोचा इसने और मेरे को अभी एक आउटपुट देगा। तो ये इसका टेक्स्ट बेस्ड एक आउटपुट आ गया। तो मतलब हम लोगों ने एआई का वर्किंग कैसा समझा, मैं यहाँ पे एक दिखा देता हूँ। मैंने कुछ डायग्राम्स किए हैं डाउनलोड, ये वाला। तो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, यहाँ पे रख लेते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी एक इनपुट दिया। फिर ये जो ब्लैक बॉक्स है इसको हम लोग एआई बोलते हैं एक्चुअली में। और एआई को हम लोग, जब हम एआई सीख रहे हैं तो उसको हम लोग एआई नहीं बोलते हैं, हम लोग उसको ब्लैक बॉक्स बोलते हैं। तो अब हमारी मतलब जब हम सीखने चले जाते हैं तो हमारा मतलब जो वर्डिंग्स है वो चेंज हो जाती हैं, तो हम लोग इसको ब्लैक बॉक्स बुलाते हैं। अब ये ब्लैक बॉक्स क्या है, तो ये ब्लैक बॉक्स है क्या है ये किसी को नहीं पता है एक्चुअली में। जो एआई बना रहे हैं, जिन्होंने एआई बनाया होता है, उनको भी नहीं पता होता है कि ये ब्लैक बॉक्स क्या है। और फिर हम लोगों को बस इतना पता होता है कि हम इनपुट देंगे, फिर एक ब्लैक बॉक्स होगा जिसके अंदर ये इनपुट जाएगा और फिर हम लोगों को हमारा आउटपुट मिल जाएगा। तो इनपुट और आउटपुट क्या है ये तो सबको पता है, पर ये ब्लैक बॉक्स कोई आया क्या?
तो इनपुट और आउटपुट तो सबको पता है, पर ये ब्लैक बॉक्स क्या है ये किसी को नहीं पता होता है। तो ये जो ब्लैक बॉक्स टर्मिनोलॉजी है यही हमारा एआई है। और एआई नहीं बोलते हैं एक्चुअली, एआई तो हमने एक लूज टर्म यूज कर ली है। मतलब एआई को ऐसा अम्ब्रेला टर्म समझ सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि एआई एक बहुत बड़ी, ये इतनी बड़ी एक एआई करके चीज़ है। ये वाला डायग्राम हर जगह ही देखा होगा। तो इसको अगर मैं एआई बुला देता हूँ, ये हमारा अगर एआई है, तो तुम देखोगे कि जो इसका एक छोटा सा पार्ट कुछ इतना बड़ा, ये होगा हमारा एमएल। मैं इसको थोड़ा ये वाला कलर दे देता हूँ। ये इसका इतना बड़ा पार्ट होगा मशीन लर्निंग। तो मतलब ये जो एआई है वो एक तब तक वर्क नहीं करेगा जब तक ये मशीन लर्निंग करके जो चीज़ होती है वो वर्क नहीं करेगी। अब इस मशीन लर्निंग के अंदर भी एक और चीज़ होती है जिसको डीप लर्निंग बोलते हैं। सुना होगा थोड़ा बहुत, जिन्होंने जितना थोड़ा बहुत एक्सप्लोर किया है उन्होंने ये वर्ड सुने हुए होंगे। तो इसको मैं इसके अंदर डाल देता हूँ। ये हमारा मशीन लर्निंग हो गया। तो मैं इसको एमएल और इसको मैं डीएल बोल देता हूँ। ठीक है। अब हम लोगों को सीखना कितना है उसके ऊपर हम लोगों का डिपेंड करता है कि हम लोगों को क्या करना चाहिए। अब इसके अलावा दो और वर्ड्स चलते हैं जो सभी ने सुने होंगे, मैं वो भी बना देता हूँ ताकि किसी को ये वो डाउट ना रहे कि हम लोग सीख क्या रहे हैं और हम लोगों को किसको कहाँ क्या सीखना है। तो इसके बारे में तो एक सुना होगा डेटा साइंस, CINCE। तो ये एक वर्ड सुना होगा और उसके अलावा एक और वर्ड सुना होगा डेटा एनालिटिक्स। तो इसका क्या कलर दूँ, ये रख देता हूँ। हाँ। डेटा एनालिटिक्स, ठीक है। अब इसको तो ये हमारे पास दो टर्मिनोलॉजीज हैं। अब ये दोनों आपस में ओवरलैप करती हैं। ओवरलैप करती हैं इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये है कि जो चीज़ हम लोग एआई के लिए यूज़ करते हैं वो सेम चीज़ हम लोग डेटा साइंस के लिए भी यूज़ करते हैं। और जो चीज़ हम लोग एमएल के लिए यूज़ करते हैं वो सेम चीज़ हम लोग ये डेटा एनालिटिक्स वगैरह इसके लिए भी यूज़ करते हैं। पर बस दोनों में फ़र्क क्या होता है कि इससे हम लोग आउटपुट कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, इससे कुछ और आउटपुट एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। जो अभी हम लोगों ने ब्लैक बॉक्स देखा, तो ये जो अरे क्यों अटक रहा है। तो जो हम लोगों ने अभी ये ब्लैक बॉक्स देखा जिसको हम लोग एक्चुअल में एआई बोलते हैं, तो ये क्या आउटपुट देगा, जो हमारा आउटपुट निकलेगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हम लोग डेटा साइंस सीखना चाहते हैं या एआई सीखना चाहते हैं। अब हम लोग इनिशियली हम लोगों का जो 6 मंथ का प्लान है उसमें हम लोग एआई इतना सीखना चाहते हैं कि हम लोगों का जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जर्नी है उसके अंदर हम लोग जो जितनी भी एप्लीकेशन वगैरह बनाने वाले हैं, एलएलएम वगैरह बनाने वाले हैं, वो सारी चीज़ों में एआई यूज़ हो जाए। मतलब इतना एआई आ जाए कि हम लोगों को जॉब सीखने को मिल जाए। और फिर फ्यूचर में किसी को एआई के अंदर ही ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है तो वो इसके अंदर और डीप जा सकता है। अब जो हमारा डेटा साइंस क्या है और डेटा एनालिटिक्स क्या है और ये एआई एमएल वाली ये तीन दो चीज़ें और ये तीन चीज़ें क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा डीपली देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक हाई लेवल ओवरव्यू ले लेते हैं कि ये मतलब बड़ी सी पिक्चर है क्या, मतलब पूरा एक एआई वर्क कैसे करता है। तो पहले हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने एक एग्जांपल सोचा है और काफ़ी बकवास है वैसे तो, पर तुम एआई को उस एग्जांपल की मदद से अच्छे से समझ पाओगे। तो एग्जांपल लेते हैं, अरे फिर अटकने लग गया। तो एग्जांपल लेते हैं एक, जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा। एग्जांपल लेते हैं एक फार्मर का। ठीक है। तो ये रोशन, गॉड, हाँ तुम्हारी वॉइस काफी ज्यादा ब्रेक हो रही है। सर एक मिनट स्क्रीन में में इंटरनेट रिपीट। स्विच कर। अच्छा वेट अ मिनट, मैं चेंज करके देखता हूँ शायद कुछ बात बन जाए। अच्छा तुमने शायद क्या आप ठीक है या मैं चेंज कर लूँ? ठीक है अभी तो। ठीक है। कुछ प्रॉब्लम आई तो बता देना ताकि मैं आगे वो कर सकूँ। अब हम लोग एक मतलब फार्मर की पूरी एक जर्नी देखेंगे। जो ये फार्मर की जर्नी में जिस तरीके से बताने वाला हूँ, हमारा जो तो एआई की जर्नी है वो भी कुछ इसी तरीके से वर्क करती है। तो मतलब ये एक एनालॉजी है जिससे तुम लोग थोड़ा सा समझ पाओगे। अगर मैं अभी डायरेक्टली तुम लोगों को ये कुछ एआई के ही जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो यूज़ करने लग जाऊँ, जैसे एक टर्मिनोलॉजी है ईडी, तो अगर ईडीए में यूज़ करने लग जाऊँ यहाँ पे, या फिर मैं यहाँ पे मॉडल इवोल्यूशन मैट्रिक्स ये वर्ड यूज़ कर दूँ, या फिर मैं यहाँ पे डेटा लीकेज अवेयरनेस, मतलब हम लोग ये टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं।
तो ये वर्ड यूज़ कर दूँ, पाइपलाइंस लिख दूँ यहाँ पे, फिर पकड़ लो। क्लास इम्बैलेंस लिख दूँ। तो मतलब ये क्या होते हैं, ये समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। पर हम लोग अगर एक ये फार्मर वाला अच्छे से एग्जांपल ले लेते हैं, तो ये सारी जो चीज़ें हैं, जो काफ़ी मतलब देखने में डरावनी सी हैं, ये काफ़ी ईज़ी हो जाएँगी हमारे लिए। तो अभी के लिए हम लोग एक फार्मर का एग्जांपल ले लेते हैं। तो ये हमारे पास एक फार्मर है। अब फार्मर का काम क्या है? फार्मर का काम है, ये कौन आया? यार लिटरली मेरा इंटरनेट स्लो है, लगता है कोई ऐड भी नहीं हो रखा है। एक सेकंड में स्विच कर रहा हूँ, शायद एयरटेल से जियो पे, देखते हैं क्या इंटरनेट में कुछ फर्क आता है क्या। एक सेकंड का ब्लिप आएगा, है ना, थोड़ा सा वेट करें। ठीक, हेलो हेलो हेलो। लगती है। तो फार्मर का काम है डिफरेंट टाइप की मतलब फसलें उगाना। तो अब इसके पास ये एक ऐसी फसल हो सकती है, साथ साथ में ये फसल उगा सकता है वो, और फिर इसके साथ और क्या होता है, ये फसल उगा सकता है वो, मतलब एक सीजन। तो ये इसके पास तीन फसलें हो गई। फिर अब ये इनका क्या करेगा, इनको सेल करेगा। अब इनको सेल करने के लिए ये जा सकता है हमारे यहाँ पे मंडी बोलते हैं वहाँ पे, या जो इसने चीज़ें सेल की है काम हो सकते हैं। जैसे इसने सेल कर दिया, फिर इसके बाद जो इसने सेल किया है इसका क्या हो सकता है, इसने सेल किया या तो इसको कोई यूज़ कर लेगा, या फिर इसका कोई प्रोडक्ट बन जाएगा। तो जो यूज़ किया है उसका वहीं पे काम खत्म हो जाता है। जो प्रोडक्ट बना है वो किसी और प्रोडक्ट में, किसी और प्रोडक्ट का इंग्रेडिएंट बोलते हैं जिसको, इंग्रेडिएंट वो तुम्हारी बन जाएगा। वॉइस ब्रेक हो रही है अभी भी। अरे यार क्या करूँ मैं। आई थिंक मुझे वीडियो रिकॉर्डिंग करना बंद कर देना चाहिए। तो रेणुका तुम कर रही हो ना, मैं बंद कर देता हूँ, शायद मेरा पीसी थोड़ा फास्ट चले तो शायद अच्छे से वर्क हाँ करेगा। हाँ, मैं कर तो रही हूँ। ओके बेटर, मैं स्टॉप कर देता हूँ क्योंकि ये, और क्या ही चाहिए इसको, लेट्स सी कैसा क्या वर्क करता है ये। सिर्फ क्रोम चलाने पे 100% कैसे चला जाता है ये समझ में नहीं आता मुझे। ठीक है, ठीक है। तो हम लोग ये बोल रहे थे कि ये जो हम लोगों ने, या तो इसको प्रोडक्ट को सेल कर सकता है, या वो प्रोडक्ट जो इसने बनाया वो किसी और का इंग्रेडिएंट बन सकता है। फिर ये सेम जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ती जाएगी। तो अब हम लोग इस प्रोसेस को हमारे जो एआई के कॉन्सेप्ट हैं उसके अंदर मतलब करके देखते हैं कि कैसे वर्क करेगा। तो हमारा जो एआई का हाई लेवल ओवरव्यू होता है वो कुछ इस तरीके से वर्क करता है कि हाँ, आप मतलब हम लोग एआई में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देते हैं एक इनपुट, जो मैंने अभी एग्जांपल में दिया था। अब ये इनपुट हम किसको देते हैं, हमारे ब्लैक बॉक्स को देते हैं। मैंने अभी एक इमेज दिखाई थी ब्लैक बॉक्स को। तो अब ये ब्लैक बॉक्स क्या होता है, एक्चुअली में ये जो ब्लैक बॉक्स है यही हमारा एआई है। इसको हम लोग डिसीजन मेकर बोल सकते हैं, इसको हम लोग हमारा एल्गोरिदम बोल सकते हैं, इसको हम लोग मतलब कोई भी टर्म दे दो, इसको ही तुम अपना मशीन लर्निंग मॉडल बोल सकते हो, डीप लर्निंग मॉडल बोल सकते हो, एआई बोल सकते हो, जो भी है वो ये ही है, ब्लैक बॉक्स मॉडल ही है। अब ब्लैक बॉक्स को मतलब समझाना, ब्लैक बॉक्स का वर्ड का मतलब ही ये होता है कि इसको कोई समझा नहीं सकता इसके अंदर क्या हो रहा है, इसको कोई समझा नहीं सकता कि इसके अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं। पर इसका एक अपोजिट होता है जिसको व्हाइट बॉक्स बोलते हैं, उसको हम लोग समझा सकते हैं। तो व्हाइट बॉक्स तो हम लोगों ने नॉर्मल लाइफ में यूज़ किए हुए होंगे। जैसे हम लोग कोई चीज़ सर्च करते हैं तो उसका सर्च में हम लोग एक इनपुट देते हैं, हमें पता होता है कि सर्च इंजन कैसे वर्क कर रहा है। वो बैकएंड में जाएगा, वो जो हमने सर्च किया है उस स्ट्रिंग को मैच करेगा किसी से, और जिससे मैच हो गया वो हम लोगों को एज अ आउटपुट दिख जाएगा। पर अब इसी की जगह हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारा जो एक एमएल मॉडल है उसको ब्लैक बॉक्स मान लेते हैं क्योंकि उसको समझाना मुश्किल होता है। अब वो वर्क कैसे करेगा, वो वर्क कुछ इस तरीके से करेगा कि वो सबसे पहले हमसे मतलब जो हम लोग यूज़र हैं उससे कुछ इनपुट लेगा। अब जैसे उस इनपुट को हम लोग कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि मतलब एक मतलब मैं ग्रेडियंट डिसेंट करके जो चीज़ है उससे समझाने की कोशिश करूँगा। तो तुम ऐसा समझो कि तुम लोग एक बड़ी सी पहाड़ी के ऊपर हो,
और चारों तरफ मतलब वो जो बादल या क्या बोलते हैं उनको, धुआं धुआं होता है ना, फॉग फॉग होता है, तो वो है तुम्हारे पास। अब तुम्हें नीचे भी उतरना है, अब तुम्हें उस पहाड़ से नीचे उतरना है और तुम्हें पता नहीं है, दिख नहीं रहा है, तो तुम कैसे पता करोगे कि तुम्हें किधर जाना है? तो तुम्हें एक चीज तुम्हें मतलब फील हो रही होगी कि किधर ऊपर चल के जाएंगे और किधर नीचे चल के जाएंगे, मतलब कि तुम आभास कर सकते हो कि किधर ऊंचाई है और किधर मतलब नीचा है। तो तुम फिर तुम्हारे पास या तुम अपने पैर से टटोलने की कोशिश करोगे कि किधर नीचे है और किधर ऊपर है। ये कुछ इस तरीके का दिखता है मैथ्स में, कुछ इस तरीके का ये। तो जैसे तुम इस पहाड़ी के ऊपर हो, तुम यहाँ पे टटोलने की कोशिश कर रहे हो कि नीचा साइड किस तरफ है, तो तुम टटोलने की कोशिश करोगे, तुम्हें दिख कुछ नहीं रहा है, तुम्हें जहाँ पे थोड़ा सा नीचा फील हुआ कि यहाँ नीचे है और मैं यहाँ पैर रख सकता हूँ, फिर तुम वहाँ पे पैर रखोगे, फिर तुम थोड़ा सा नीचे देखोगे, फिर तुम वहाँ पे पैर रखोगे, फिर तुम थोड़ा नीचे देखोगे, फिर तुम, और ऐसे करते करते तुम बिल्कुल एकदम नीचे आ जाओगे। तो ये जो सेम चीज हुई है, अब ये जो तुमने आभास किया है, क्या तुम इसको एक्सप्लेन कर सकते हो कि तुमने जो आभास किया, आभास वर्ड का क्या फील किया है जो तुमने, तो ये फीलिंग क्या है, ये इसको कोई एक्सप्लेन कर सकता है क्या? नहीं, मतलब फील कैसे किया, इस चीज को कोई एक्सप्लेन कर सकता है क्या? तो इसे समझ नहीं मतलब सकता। फीलिंग कैसे होती है, इसको हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो सेम हमारा जो मशीन लर्निंग होता है, ब्लैक बॉक्स होता है, वो कुछ इसी तरीके से वर्क करता है कि इसने डिसीजन क्यों लिया, ये एक्सप्लेन करना मुश्किल होता है। तो इसीलिए हमारे पास एआई के अंदर 3 अभी ब्रांचेस चल रही हैं, अगर किसी ने नहीं सुना होगा तो सुन लेना। अभी हम लोग जो एआई सीख रहे हैं वो एआई तो है ही सही, पर इसके अलावा हमारे पास एक और चीज़ आ रही है जो है एजीआई, सुना होगा, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, और एक और आ रहा है EAI, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सप्लेनेबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये दोनों किस काम के लिए बन रहे हैं? ये बन रहा है मेडिकल के लिए, मतलब ऐसी चीज़ें जिनमें एक्सप्लेनेशन ज़रूरी है। एग्जाम्पल के लिए तुमने एक एआई बनाया, वो कैंसर डिटेक्ट करता है। अब जो हमारा ये ब्लैक बॉक्स मॉडल है, ये हमें एक्सप्लेन नहीं कर सकता, एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि क्यों इसने वो डिसीजन लिया। वो तो हम लोगों ने डेटा दिया, उस डेटा के बेसिस पे डिसीजन ले लेगा, पर वो हमें एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि मैंने ये वाला डिसीजन क्यों लिया, ये वाला क्यों नहीं लिया, वो तो हम लोगों को समझना पड़ेगा ना। और तुम अगर मतलब कोई बंदा ऐसा सोच रहा होगा कि जो हमारा पास डेटा है, हमें पता है ना कि उस डेटा के हिसाब से कैसा डिसीजन आएगा, तो वो प्रेडिक्शन है, वो प्रेडिक्शन को तुम एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि ये प्रेडिक्शन आ क्यों है। गया। तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो रहा होगा यहाँ पे, पर ये जो एमएल आ गया क्या? है वो वर्क ही ऐसे करता है, ये मॉडल ब्लैक बॉक्स वर्क ही ऐसे करता है कि चिक्कू आ समझ में गया। ही नहीं आता है। चिक्कू तो चिक्कू जो समझ में चिक्कू नहीं आता क्या है, हम है? उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कुछ समझ सकते हो तुम। चिक्कू तो इसको हमें समझना भी नहीं चिक्कू होता है क्या वैसे। है? तो अब हम लोग ये समझते हैं कि चिक्कू ब्लैक क्या बॉक्स है? मॉडल वर्क कैसे करता है। तो तो का ब्लैक न्यू न्यू बॉक्स बनाया था मॉडल, चिक्कू, तू भी वैसे तो अभी कहता मैंने चिक्कू। वर्ड यूज़ किया कि ये समझ में नहीं आ सकता, और अभी मैं बोल रहा हूँ इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो इसको जो समझने की कोशिश की जा रही है उसको एक्सप्लेनेबल एआई बोलते हैं। और इसके अंदर जो लोग वर्क कर रहे हैं वो लोग कैंसर डिटेक्शन वगैरह में जो डिटेक्ट करने के लिए उन्होंने मैट्रिक्सेस यूज़ किए हैं, उसको ये एआई खुद एक्सप्लेन कर पाए, वो उसके ऊपर ये वर्क कर रहा है। तो ये जब हो गया तब का तब देखा जाएगा, अभी के लिए ये एग्जिस्ट नहीं करता है, उससे पहले अभी एजीआई आएगा, और अभी एआई चल रहा है। अब जो एआई चल रहा है, जो मैंने अभी ये 3 चीज़ें बताई है, हम लोगों को बस ये 3 चीज़ें पढ़नी होती हैं। अभी जो हम लोग फर्स्ट मंथ में पढ़ने वाले हैं, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं इनपुट। तो इनपुट में हमारा एआई क्या लेगा, ये हम लोगों को डिसाइड करना, इसको हम लोग बोलते हैं डेटा मैनिपुलेशन। एक वर्ड यूज होता है डेटा मैनिपुलेशन, डेटा मैनिपुलेशन हम लोग ये सीखने वाले हैं। तो ये डेटा मैनिपुलेशन जो चीज़ है, ये जो मैंने अभी ये 3 चीज़ें यहाँ पे बताई थी, 2 चीज़ें आई मीन, डेटा साइंस हो गया और एआई हो गया, दोनों के अंदर आती हैं। अब दोनों के अंदर आती हैं, इसका मतलब है कि तुम अगर 1 मंथ ये सीख लेते हो, तो तुम ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। अब तुम्हें कौन सा करना है, ये तुम कैसे डिसाइड करोगे? तो तुम अपने आप से अभी बैठ के एक क्वेश्चन कर सकते हो कि तुम्हें आउटपुट कैसा चाहिए। तुम आउटपुट के बारे में सोचोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हें क्या सीखना है। अगर तुम में से कोई ऐसा बंदा है जो अपने आउटपुट में ऐसा कुछ चाहता है कि वो जो कहाँ गया, मेरे पास एक एग्जांपल है, रुको मैंने अच्छे से लिखा हुआ था। हाँ, तो कुछ ऐसा एआई चाहता है जो कि सोच के बताए कि क्या मैं गलत था। मतलब ये एक एग्जांपल है। एग्जांपल के लिए तुम्हारा 100 में से 90% आया तो तुम्हारा लॉस स्मॉल हुआ, अगर तुम्हारे 100 में से 20 आया तो तुम्हारा लॉस थोड़ा ज़्यादा हो गया। तो एआई ये जो तुम्हारे 100 में से 20 आए, इसको लॉजिकली ना देखे कि 100 में से 20 आए हैं, इस तरीके से देखे कि ये 100 में से 20 आए, तो वो फिर ये सोचने की कोशिश करे कि वो 80 क्यों नहीं आए। तो इस तरीके की चीज़ चाहते हो तो सिर्फ तुम एआई के अंदर आ सकते हो।
और अगर सिर्फ तुम डेटा देखना चाहते हो कि 100 में से 20 आए, इसका मतलब है कि 80 नहीं आए, बस ये डेटा देखना चाहते हो, तो तुम लोग डेटा साइंस के अंदर जा सकते हो। डेटा साइंस के अंदर वो लोग जाते हैं जिनको सिर्फ डेटा देखना होता है, डेटा से रिजल्ट्स निकालने होते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे तुम्हारे 5 सब्जेक्ट्स है, उनमें अलग अलग मार्क्स आए, उससे तुम अपना रिजल्ट निकालना चाहते हो। अब तुम्हारे पास ऐसे ही 1000 बच्चों के रिजल्ट हैं, तुम उन 1000 बच्चों के रिजल्ट का एवरेज निकालना चाहते हो कि इस कॉलेज में कितने बच्चे पास हुए, या मतलब ये तो मैंने छोटे बहुत ईजी एग्जांपल दे दिए, पर सिर्फ तुम्हें डेटा देखना है, तुम्हें कंक्लूजन निकालना है। तो कंक्लूजन निकालना है तुम्हें, तो तुम डेटा साइंस सीख सकते हो। और तुम्हें कंक्लूजन नहीं निकालना है, तुम्हें आंसर चाहिए, क्वेश्चन के आंसर चाहिए, और क्वेश्चन के आंसर का एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो तुम एआई सीख सकते हो। तो ये 2 चीज़ें हैं जो हम लोग सोच सकते हैं, और अभी जो ज़्यादा चल रहा है वो यही चल रहा है, क्योंकि डेटा साइंस तो जो एआई सीख रहा होता है वो एज अ पार्ट टाइम कर लेता है, क्योंकि मतलब जो हम लोग डेटा मैनिपुलेशन सीखते हैं उसमें सिर्फ एक लाइब्रेरी छोड़ दें तो हमारा डेटा एनालिटिक्स बच जाता है। मतलब हम लोग एक और लाइब्रेरी सीख लें तो हम लोग डेटा एनालिसिस कंप्लीट कर सकते हैं। तो हम लोग अब देखते हैं कि हमारा जो ये डेटा एनालिसिस है वो कैसे वर्क करता है। और पहले हमारा जो पूरा फ्लो होता है, पूरा एक मैं जो अभी हाई लेवल ओवरव्यू बोल रहा हूँ कब से, वो कैसे वर्क करता है। तो तुमने 3 वर्ड सुने होंगे। सबसे पहला वर्ड सुना होगा, नहीं सुना होगा तो मैं अभी सुना देता हूँ, प्री प्रोसेसिंग बोलते हैं जिसको, ठीक है। ये वर्ड अभी पहली बार सुना होगा, या तो पहले सुन रखा होगा। फिर तुमने सुना होगा एमएल, फिर तुमने सुना होगा डीएल, फिर तुमने सुना होगा एआई, ठीक है। अब ये बेसिकली है क्या, ये इसी फ्लो में आते हैं, इसी फ्लो में इनको सीखा भी जाता है और ये इसी फ्लो में वर्क भी करते हैं। डेटा प्री प्रोसेसिंग का मतलब ये होता है कि जो हमें इनपुट देना है वो इनपुट क्या होगा, कैसे वो इनपुट आएगा, कहाँ से आएगा, कैसे बनेगा, वो इनपुट सही है या गलत है, उस इनपुट में कुछ गलतियाँ हैं या नहीं, ये सारी चीज़ें हम लोग इस डेटा प्रोसेसिंग के अंदर करते हैं। अब जो हमारा मशीन लर्निंग होता है, अब इस मशीन लर्निंग के अंदर हम लोग मेनली 3 चीज़ें कर रहे होते हैं। तो उन 3 चीज़ों को हम लोग किसी एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। तो वैसे वो 3 चीज़ें मैं एक बार लिख देता हूँ, वर्ड थोड़े भारी भारी हैं, पर ये ग्रेडियंट, ये शायद मैथ्स के अंदर भी होता है। तो एक ये है, और ये एक एक्टिवेशन फंक्शन बोलते हैं इसको, एंड एक लॉस फंक्शन होता है, ठीक है। तो अब ये तीनों वर्क कैसे करते हैं, कि अगर तुमने ये समझ लिया तो ये एमएल कैसे वर्क करता है यही पूरा समझ जाओगे। अभी जो मैंने बोला था उसी को अगर तुम लोग ध्यान दो, तो जैसे मैं एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूं, तो ये इसको तुम ऐसा समझ सकते हो कि जो ये हमारा डेटा था, ये वाला डेटा, उससे हमारा जो मॉडल है वो सीखना कुछ चाहता है, डिसीजन लेना चाहता है, तो वो ये ग्रेडियंट डिसेंट का यूज़ करेगा। जैसे अभी हम लोगों ने वो आभास वाली बात की थी, तो वो मैंने नीचे, कोई चीज़ नीचे कैसे जा रही है ये मेरे को पता करने का आभास कैसे हुआ, जब मैंने नीचे पैर रखा, और मैंने नीचे पैर रखा तो मुझे मतलब थोड़ा तिरछा फील हुआ, और मैंने नीचे पैर रखा तो मेरा पैर नीचे जा रहा था और कहीं पे अटका, इसका मतलब मुझे एक डेटा मिला। तो कोई एक पॉइंट मिला जिसके ऊपर मैं पैर रख सकता हूँ, तो मैं नीचे जा सकता हूँ। तो मुझे एक डेटा सेट मिला जो बोल रहा है कि मैं नीचे जा सकता हूँ। तो ये मतलब मैंने कुछ सीखा, मैंने एक डिसीजन लिया कि मैं नीचे पैर रख सकता हूँ। फिर मैंने नीचे पैर रखा, मैं वहाँ खड़ा रहा, फिर मैंने एक और नीचे पैर रखा। तो जो हमारा मशीन लर्निंग मॉडल होता है वो सीखता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेडियंट डिसेंट। मतलब ये ग्रेडियंट डिसेंट एक फॉर्मूला होता है, या शायद मैथ्स का कुछ पार्ट है, तो जो हम लोग यूज़ करते हैं हम हमारे डेटा के ऊपर, तो हमारा डेटा उससे कुछ डिसीजन लेके देता है। अब वो डिसीजन कैसे होगा वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम लोग क्या आउटपुट चाहते हैं उसके ऊपर। पर हमने इसको डेटा दिया, तो वो डेटा का जो डिसीजन है, डेटा के ऊपर जो डिसीजन लेना है, वो ये फंक्शन या ये चीज़ डिसाइड करेगी। देन फिर जो हमारा ये एक्टिवेशन फंक्शन है, इसको कुछ ऐसा समझ सकते हैं कि एग्जांपल में बोलूँ तो एक्टिवेशन फंक्शन तो पहले नहीं आना चाहिए ना यार, रुको, एक्टिवेशन फंक्शन लॉस फंक्शन, हाँ लॉस फंक्शन पहले आना चाहिए, मैंने उल्टा लिख दिया। तो ग्रेडियंट डिसेंट के बाद आना चाहिए लॉस फंक्शन। मैं कंफ्यूज हूँ शायद, नहीं लॉस फंक्शन पहले है, लॉस फंक्शन ही पहले आना चाहिए। हाँ, तो लॉस फंक्शन के अंदर ये डिसीजन तो दे देता है, पर हमारे एमएल मॉडल का काम सिर्फ डिसीजन देना नहीं होता है। हमने डिसीजन दिया, उसके बाद हमारा मॉडल होता है वो खुद से क्वेश्चन पूछता है कि क्या मैं सही था, मतलब जो मैंने डिसीजन दिया वो कितना % सही था। तो जैसे हम लोग कोई भी एग्जाम रिजल्ट, एग्जाम वगैरह, पेपर वगैरह दे के आते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पेपर दे के आने के बाद चेक करते हैं कि हम लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए, कितने क्वेश्चन गलत किए। और तो वो जो हम लोग एनालिसिस करते हैं उसको हम लोग लॉस फंक्शन से कंपेयर कर सकते हैं, कि जो हम लोग एनालिसिस करते हैं कि क्या मैं गलत था, कितनी चीज़ें मैंने सही की, कितनी मैंने गलत की, क्यों मैंने गलत की, क्या गलती की मैंने, उसको हम लोग लॉस फंक्शन के अंदर लिखते हैं, और हमारा लॉस फंक्शन हमें हेल्प करता है। और फिर जो हमारा एक्टिवेशन फंक्शन होता है, तो
वो एक्टिवेशन फंक्शन हमें मतलब ऐसा बोल सकते हो कि ये ब्रेन सिग्नल की तरह वर्क करता है, जो कि हमें बताता है कि जो हम लोगों ने अभी लास्ट में कर दिया उससे मैं एक्स्ट्रा क्या सीख सकता हूँ। मतलब मैंने एक गलती तो कर दी, अब ये गलती कर दी, इससे मेरे को सीखना भी है ताकि मैं अगली बार वो गलती ना करूँ। तो उसके लिए हमारा ये एक्टिवेशन फंक्शन काम आता है। तो सेम हमारे एग्जाम वाला वो हो गया। अगर एग्जाम वाले एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूँ तो ऐसा समझ सकते हो कि तुम्हारे पास है पी वाई क्यू। अब तुम पी वाई क्यू में पुराने क्या क्या क्वेश्चन पेपर आए थे, ओ पुराने क्या क्या क्वेश्चन आए थे, उन सारे क्वेश्चन का पैटर्न देख के तुम ये डिटरमाइन कर सकते हो कि पिछली बार क्या क्वेश्चन आया था और इस बार क्या क्वेश्चन आएगा। पिछली बार क्या हम मतलब क्या कौन कौन से चैप्टर में से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इस बार कौन कौन से में से पूछे जा सकते हैं। लास्ट 5 साल के देखूंगा तो मुझे ये पता चलेगा कि कौन कौन से क्वेश्चन है या टॉपिक्स हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक हैं जो कि एक बार पूछे जाते हैं और दूसरी बार रिपीट हो जाते हैं, और दूसरी बार मतलब नहीं पूछे जाते, तो वैसे टॉपिक हम लोग छोड़ देते हैं। तो जो मैंने एक छोटी सी रील शेयर की थी ना, वो जो भी वो था वो इसी एग्जांपल के लिए था कि जो हमारा एमएल होता है वो ये 3 स्टेप में वर्क करता है। फर्स्ट स्टेप के अंदर वो खुद चेक करता है कि जो हमारे पास एक सेट है, डेटा आया है वो हमारे पास, उस डेटा के ऊपर हम लोग कैसे ये एनालिसिस करें कि हमारा जो प्रोबेबिलिटी है नेक्स्ट आउटकम क्या होगा। तो वो आउटकम निकालने के लिए हम लोगों के पास एक डेटा होता है, जैसे मैंने अभी वो पीवाईक्यू वाला बोला, जो मैंने मीम भी शेयर किया था, उसके अंदर मैं बस यही बताने की कोशिश कर रहा था कि वो लोग जो मीम के अंदर बातचीत कर रहे थे कि कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे, कौन कौन से पढ़ने चाहिए, कौन कौन से नहीं पढ़ने चाहिए। अब वो जो मतलब वो जो आशीष चंचलानी था, वो जो मतलब बातें कर रहा था वहाँ पे, वो क्यों कर रहा था ये हमें नहीं पता ना। मतलब उसने बोला कि ये चैप्टर पढ़ना चाहिए, फिर वो बोलता है ये चैप्टर तो इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर सब लोग बोलते हैं ये इम्पोर्टेंट है, तो वो बोलता है नहीं ये इम्पोर्टेंट है, और जब बोलते हैं सब लोग कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है तो वो बोलता है नहीं पागल है क्या, ये इम्पोर्टेंट है। तो वो मतलब उसके डिसीजन वो ले रहा है, मतलब वो कैसे ले रहा है, क्योंकि उसकी मतलब खुद की एनालॉजी है ना। तो सेम हमारा जो मशीन लर्निंग मॉडल होता है, वो जो आउटकम देता है वो खुद सोचता है। मतलब उसके पास ये डेटा है, पहुंच गया डेटा, हम लोगों ने इसको पहुंचा दिया, और हम लोगों ने हमारा ये ग्रेडियंट डिसेंट है ये भी यूज कर लिया। अब जो आउटपुट आएगा वो ये डिसाइड करेगा, ना कि हम लोग डिसाइड कर रहे हैं। हम लोग तो सिर्फ एक इसको ये ग्रेडियंट डिसेंट वाला जो फंक्शन है वो बना के दे देंगे इसको कि ये रहा तुम्हारा डेटा और ये रहा तुम्हारा फंक्शन, इसके अंदर अब तुम एनालिसिस करके हमको आउटपुट दो। तो क्या आउटपुट देगा वो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं, पर वो सेम आउटपुट आएगा उसके 100% चांसेस कभी नहीं होते। तो जितने ज़्यादा उसके चांसेस बढ़ते जाते हैं कि 100% सही होगा, उतने ज़्यादा बार ये हमारा मॉडल सक्सेस होता जाता है। तो ये जो 3 प्रोसेस हैं ये इसीलिए हेल्प करती हैं। अभी तुमने जो चैट जीपीटी में के बारे में सुना होगा, चैट जीपीटी से जो लोग पर्सनल डेटा शेयर करते हैं वो उसको सीखने के लिए यूज़ करता है। तो वो ये हमारा इसी मशीन लर्निंग के मॉडल के ऊपर वर्क कर रहा है वो। जैसे मैंने अभी बताया कि पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर से हम लोग एनालिसिस करते हैं कौन कौन से टॉपिक्स छोड़ने हैं, कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कौन से टॉपिक एक ही बार आते हैं, ये सारी चीज़ें। तो सेम हमारा ये ग्रेडियंट डिसेंट वैसे ही वर्क करता है, ये यही सारे एनालिसिस करता है और हम लोगों को आउटकम देता है। अब जो आउटकम इसने हमें एक बार दे दिया, फिर हम लोग पेपर देने गए, पेपर दे के हम लोग वापस आए, तो फिर हमारा जो पीवाईक्यूज थे उससे हम लोग कंपेयर करेंगे पिछली बार हम लोगों ने जो जो आउटपुट दिया था, जो आउटपुट दिया था, जो हम लोगों ने सोचा था, वैसे क्वेश्चन आए या नहीं आए, कितने आए कितने नहीं आए, जितना सोचा था उसके कितने पास था हमारा पेपर। तो हम लोग एनालिसिस करते हैं कि हम लोग कितने परसेंट सही थे। तो ये लॉस फंक्शन के अंदर ये देखता है कि मैंने कितने परसेंट गलती की, अब मैं उसको इम्प्रूव कैसे कर सकता हूँ। तो फिर वो जो हमारा नया इनपुट आया होगा, नया इनपुट कौन सा होगा, जो अभी हम लोगों का क्वेश्चन पेपर हम लोग लेके आए हैं, अब वो भी एक पीवाईक्यू हो गया क्योंकि हम लोगों ने वो पेपर दे दिया है। तो उससे वो कंपेयर करके वो पता करेगा कि मैंने कितनी गलतियाँ की, और फिर उन गलतियों से सीखने की कोशिश करेगा कि नेक्स्ट टाइम मुझे ये गलती नहीं करनी है, ताकि मेरी जो प्रोसेस है वो और अच्छी हो सके। तो फिर उसके बाद वो फिर से सीखने की कोशिश करता है। तो जो फिर से सीखने की कोशिश करता है उसको एक्टिवेशन फंक्शन बोलते हैं। तो जो हमारा मशीन लर्निंग है, बस ये 3 ही स्टेप में वर्क करता है। पहले तो वो खुद एनालिसिस करके एक आउटपुट देता है, फिर उस आउटपुट के ऊपर वो खुद सोचता है कि मैंने कितना सही किया कितना गलत किया, गलती को वो ज़्यादा प्रेफर करता है कि मैंने कितनी ज़्यादा गलती की, फिर उस गलती को वो गलती से वो सीखने की कोशिश करता है। तो जो ये 3 प्रोसेस हैं, मेरे को थोड़ा इसको उल्टा सीधा लिखने इधर उधर कर लेना चाहिए था, यहाँ पे लॉस फंक्शन कर लेना चाहिए। ठीक है, समझ में तो आ रहा है ना वैसे भी। तो ये हमारा जो मशीन लर्निंग है वो ये 3 स्टेप में काम करता है। तो अभी हम लोग ये डीप लर्निंग और इसके ऊपर नहीं जाएंगे क्योंकि इसके अंदर CNN, RNN और न्यूरल नेटवर्क्स आ जाते हैं। हमारा जो मशीन लर्निंग है उसके अंदर टॉपिक क्या आता है वो मैं एक बार बस बता देता हूँ, हम लोग इतना पढ़ने नहीं वाले हैं अभी के लिए।
और मैंने ये न्यूरल नेटवर्क्स के बारे में उतना अच्छे से जाना नहीं है, तो मैं तुम्हें बता भी नहीं पाऊँगा अच्छे से समझाने का ही। तो न्यूरल नेटवर्क्स, इसके अंदर जो टॉपिक पढ़ते हैं वो न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं। और एआई के अंदर हम लोग क्या पढ़ रहे होते हैं, इसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं CNN, RNN, सुना हो अगर तो, और सर्च कर सकते हो अगर किसी को ज़्यादा वो इंटरेस्ट आ रहा हो तो। अब ये तो मैंने एक PYQ का इजी सा एग्जांपल दे दिया कि हमारा मशीन लर्निंग मॉडल कैसे वर्क करता है। तो इसमें हम लोग जो अभी मैथ्स की बात कर रहे थे, मैट्रिक्स, और हम लोग जो बातचीत कर रहे थे आउटपुट के बारे में, तो वो इमेजेस वगैरह, वीडियोस वगैरह पे आउटपुट कैसे देता है। तो सभी को तो नहीं, तो ज़्यादातर लोगों को ये पता होगा कि जो ये एक इमेज होती है, ये इमेज, ये तो शायद एक राष्ट्र है ना, तो ये इमेज जो है वो ऐसे छोटे छोटे, मैं यहाँ पे शायद इससे बना सकता हूँ, ये जो छोटे छोटे ये डॉट्स दिख रहे हैं ना, ऐसे पिक्सल्स से बनी हुई है। अब ये सारे पिक्सल्स तुम अगर क्लोजली ऐसे देखो तो ये एक मैट्रिक्स के फॉर्म में, मतलब बॉक्स के फॉर्म में। तो जो मैट्रिक्स होता है उसमें 0 1 0 1 0 1 उस फॉर्म में होते हैं जहाँ पे कलर्स के फॉर्म में कहाँ पे क्या कलर आना चाहिए, और उसके हिसाब से ये पूरी स्क्रीन बनती है। तो जो जैसे एग्जांपल के लिए किसी का एक डैमेज्ड फोटो है, मतलब किसी का फोटो है जो कि जिसके क्या क्या एग्जांपल ले सकता हूँ, जिसका मतलब आधा फेस दिख रहा है, आधा फेस नहीं दिख रहा है। अब जैसे वो सैमसंग में आता है ना कि अगर तुम्हारा आधा फेस नहीं दिख रहा है तो तुम लोग एआई को बोलो तो वो कंप्लीट कर देता है। तो वो कंप्लीट कैसे करेगा, तो वो क्या करेगा, तुम्हारा जो आधा फेस दिख रहा है उसके बाद उस फेस पे जितने भी पिक्सल्स वगैरह, वैल्यूज वगैरह हैं, उससे वो लोग वो प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेगा कि ये वाला पिक्सल में ये कलर भरे हुए हैं, तो नेक्स्ट पिक्सल में क्या क्या कलर भरे हुए होंगे, प्रेडिक्ट करता है। वो हमेशा सही नहीं होता है, इसीलिए तुम लोग देखोगे काफ़ी सारे एआई का आउटपुट होता है, उसमें हम लोग इनपुट कुछ और देते हैं, आउटपुट कुछ और निकल जाता है। हम लोग बोलते हैं कि ऐड अ ग्लास, तो वो कुछ और तरीके का ग्लास ऐड कर देता है। तो वो क्योंकि वो सिर्फ प्रेडिक्ट कर रहा है, वो एक्चुअली में चीज़ें जानता नहीं है, वो देख नहीं सकता, बस वो मैथ्स के फॉर्म में सारी चीज़ों को एक मैट्रिक्स के फॉर्म में वहाँ पे पिक्सल्स में प्रिंट करने की कोशिश कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग एआई के अंदर करते हैं, जिसमें हमारे पास टॉपिक होता है इसके अंदर एक RL, रीइंफोर्समेंट लर्निंग बोलते हैं इसको। तो ये सारे टॉपिक्स इसके अंदर आते हैं, और इतना एडवांस हम लोग अभी से तो नहीं सीख पाएंगे, हम लोग तो अभी सिर्फ यहाँ तक जाएंगे जो हमने 2 मंथ का प्लान किया है उसमें। मैंने क्या किया, हाँ, तो 2 मंथ का जो हम लोगों ने प्लान किया है उसके अंदर हम लोग इतना तक ही सीख पाएंगे। ये न्यूरल नेटवर्क्स वगैरह किससे वर्क करते हैं वहाँ तक नहीं जा पाएंगे। जैसे न्यूरल नेटवर्क्स क्या होते हैं अगर ये तुम लोगों को जानना है, तो ये जो हमारा ML मॉडल हम लोगों ने बनाया है, इसी मॉडल को सीखने की जो स्पीड है उसको अगर तुम तेज करना चाहते हो तो ये न्यूरल नेटवर्क्स यूज़ करते हो। तो ये सीखने के लिए अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस के साथ साथ नई चीज़ें, मतलब एक्स्ट्रा चीज़ें भी यूज़ करता है। तो न्यूरल नेटवर्क्स का मतलब होता है कि मल्टीपल सोर्सेज से सीखने की कोशिश करता है ये। तो ठीक है, इसके बारे में हम लोग फिर कभी और देखेंगे। हमारा जो चैट जीपीटी है, अगर किसी को पता करना है तो वो ML और DL का कॉम्बिनेशन है। और फिर चैट जीपीटी के अंदर जो हमारे यूज़ हो रखे हैं इमेज वगैरह जनरेट करने का, वो RL, डीप लर्निंग, CNN, RNN, इसी में से किसी एक का होगा, अभी मुझे अच्छे से ध्यान नहीं है। तो ये चीज़ें हैं जो हम लोगों को इस तरीके से चीज़ें वर्क करती हैं। अब हम लोगों को जो ये मशीन लर्निंग के अंदर ये 3 चीज़ें, ये 3 स्टेप करवाने हैं। ये 3 स्टेप करने के लिए फर्स्ट स्टेप ये है कि हम लोग इसको PYQ दें, मतलब एग्जाम्पल के हिसाब से PYQ दें, यानी कि डेटा दे इसको पुराना, तभी ये समझ पाएगा। तो इसको ये जो डेटा देने की प्रोसेस होती है उसको डेटा प्री प्रोसेसिंग बोलते हैं। अब डेटा भी हम लोग इसको डायरेक्टली नहीं दे सकते। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं ये इसको, वही मैं क्वेश्चन पेपर वाला एग्जाम्पल लूँ, तो मेरा पेपर है मैथ्स का, और मैं अगर इसको साइंस के PYQs दूंगा तो ये मेरे को क्या सही आउटपुट देगा, नहीं देगा। या मैं इसको पेपर दूं, मैं बोलूँ इसको मैथ्स के ही पेपर देके कि 2015 से 20 के पेपर हैं और मैं 2025 में एग्जाम देना चाहता हूँ, तो क्या इसके जो आउटपुट आने के चांसेस होंगे सही, मतलब कितने % सही होने के चांसेस होंगे, वो कम ही रहेंगे। तो इसीलिए हम लोगों को डेटा को कैसे प्री प्रोसेस करना होता है ताकि हमारा जो आउटपुट है वो और ज़्यादा बेटर हो सके। उस प्रोसेस को हम लोग डेटा प्री प्रोसेसिंग बोलते हैं। तो ये हमारा पूरा एआई है। अब काफ़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ है, और ये अगर हम लोग सीखने जाएँ तो बहुत बहुत ज़्यादा ईज़ी पड़ती है। कैसे, वो हम लोग एक बार देख लेते हैं ये ईज़ी कैसे पड़ती है। तो मैं यहाँ पे कुछ टॉपिक्स, कुछ चीज़ें लिखूँगा, उनसे तुम्हें पता चल जाएगा कि ये कितना ईज़ी है या कितना हार्ड है। एक सेकंड मैं निकाल लेता हूँ मेरी लिस्ट जहाँ पे मैंने सारे टॉपिक्स के नाम लिख रखे हैं, और मैं उनको एग्जाम्पल के फॉर्म में समझाने की कोशिश करूँगा। तब तक किसी को अगर कुछ भी डाउट आया हो तो पूछो मेरे को। ठीक है, तो मशीन लर्निंग के अंदर हम लोग जो चीज़ें करने वाले हैं
वो तो बात की बात होंगी। उससे पहले हम लोगों को मशीन लर्निंग को वो जो हमारे PYQ हो गए या हमारा जो डेटा हो गया वो देना पड़ेगा। वो डेटा हम लोग कैसे देते हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। डेटा एनालिसिस है ये तो डेटा क्लीनिंग है। हाँ, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो इस इमेज को थोड़ा सा अच्छे से देखो और तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि हम लोग कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहला काम क्या होता है कि हम लोगों को डेटा ढूंढना है। मतलब तुम रियल वर्ल्ड में एक एग्जांपल लो, तुम्हें एक AI बनाना है जो कि डिजीज, मतलब जो बीमारियां होती है किसी एग्रीकल्चर फार्म में, वो डिटेक्ट करता है। तो किसी फार्म पे किसी पौधे में कौन कौन सी बीमारियां लगी है, ये पता करने के लिए जो तुम्हें डेटा चाहिए वो डेटा कहाँ से आएगा। माइंड में जब ये क्वेश्चन दौड़ाओगे तो तुम्हें काफ़ी सारे क्या बोलते हैं उसको, जगहें मिलेंगी जहाँ से तुम लोग डेटा ला सकते हो। तो डेटा तुम सोशल मीडिया मॉनिटरिंग से ला सकते हो, यानी कि सोशल मीडिया पे काफ़ी सारा डेटा आता है। ये मैं उस एग्रीकल्चर के एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ, नॉर्मली हम लोग डेटा कहाँ कहाँ से लाते हैं। तो इंटरव्यूज से डेटा आता है, ऑब्जर्वेशन से डेटा आता है, काफ़ी सारे लोग ऑब्जर्वेशन करके डेटा निकालते हैं। काफ़ी सारे लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स होते हैं, जैसे कि हमारी गवर्नमेंट के पास हमारे डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स हैं। काफ़ी सारे फोकस ग्रुप्स होते हैं, यानी कि काफ़ी सारी कम्युनिटीज़ ग्रुप्स होते हैं, उनके पास डेटाबेसेस होते हैं। फिर हमारे पास रिसर्च के कॉम्बिनेशन होते हैं जहाँ पे हमारे पास डेटा होता है। लोग ऑनलाइन ट्रैकिंग कर रहे होते हैं, सभी को पता है अभी के लिए कि सभी का मोबाइल वगैरह सब कुछ ट्रैक पे है, तो वो सारा डेटा गूगल वगैरह के पास जा ही रहा होता है। तो ऑनलाइन ट्रैकिंग से डेटा जाता है। फिर ऑनलाइन मार्केटिंग से डेटा जाता है, जैसे मैं कुछ सर्च करने गया, पर्स वगैरह कुछ भी, तो वो सारा डेटा भी कहीं ना कहीं जा ही रहा होता है। और ये सोशल मीडिया का डेटा तो मैंने पहले बता दिया, हम लोग सोशल मीडिया पे क्या कर रहे हैं वो सारा डेटा भी जाता ही है। तो ये जो सारा डेटा हो गया, ये सारा डेटा कलेक्ट करने के मेथड्स हैं। अब हम लोग इन मेथड्स के अलावा ये भी देख सकते हैं कि हम लोग डेटा कहाँ कहाँ से लाते हैं। तो उसके एग्जांपल के लिए मैं डेटा कलेक्शन मेथड्स वगैरह के बारे में देख सकता हूँ। डेटा कलेक्शन मेथड्स कहाँ गई, यही है ना? नहीं, ये तो स्टेप्स हैं उसके। ये तो डेटा क्लीनिंग है, कहाँ गया? मैंने सारे तो निकाले थे शायद, लिख तो नहीं रहे। ठीक है, चलो मैं अपनी लिस्ट में से ही लिख देता हूँ यहाँ पे। कहाँ गए यार डेटा 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 डेटा। डेटा wrangling, फीचर इंजीनियरिंग, एनकोडिंग टेक्निक्स, स्केलिंग, क्लास, स्प्लिटिंग, पाइपलाइंस। कहाँ गया डेटा लीकेज? नहीं, ये सारी चीज़ें नहीं। हाँ, मिल गया। यस। तो डेटा कलेक्शन की मेथड्स जो हम लोगों को सीखनी है, मैं अभी अपना सिलेबस डिस्कस करने जा रहा हूँ, उसमें मैं बता रहा हूँ। तो हम लोग पर्सनली, हम लोग जो सीखने वाले लोग हैं, वो डेटा कहाँ से ला सकते हैं उसके बारे में। तो सभी लोगों को केगल ही याद आ रहा होगा। वैसे केगल पे बना बनाया डेटा मिलता है। तुम एक्चुअल में रियल वर्ल्ड में जब काम कर रहे होंगे तो तुम्हें बना बनाया डेटाबेस नहीं मिलेगा। तो तुम डेटा कहाँ से ला सकते हो? तो एक तो जो हम लोगों ने अभी बातचीत की थी, फॉर्म्स वगैरह, सर्वे वगैरह से डेटा ला सकते हैं हम लोग। मतलब हम लोग हमारे वेबसाइट वगैरह पे फॉर्म वगैरह दे सकते हैं, सर्वे फॉर्म वगैरह दे सकते हैं, वहाँ से हम लोग डेटा ला सकते हैं। दूसरा एक ऑप्शन होता है वेब स्क्रैपिंग। ये किसका आता है? रेणुका का आता है ये। तो वेब स्क्रैपिंग उसके लिए थोड़ा इजी हो गया क्योंकि उसको नहीं सीखना पड़ेगा, बाकी सबको एक एक दो दिन की क्लास लेनी पड़ेगी वेब स्क्रैपिंग की। तो हम लोग वेब स्क्रैपिंग से डेटा ला सकते हैं। फिर हमारे पास काफ़ी सारी API होती हैं जिनसे हम लोग डेटा ला सकते हैं। अब APIs हम लोग अभी सीखने ही वाले हैं। जैसे ट्विटर की API होगी, वहाँ से हम लोग ट्विटर का डेटा ला सकते हैं। मेटा की API होगी जहाँ से हम लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम और जितने भी मेटा के अंदर ऐप्स आते हैं वहाँ के सारे डेटा ला सकते हैं। गूगल की भी API है जहाँ से हम लोग गूगल के डेटा ला सकते हैं। और फिर काफ़ी सारी वेदर की APIs वगैरह तुमने देखी होंगी जहाँ से हम लोग फ्री में डेटा ले सकते हैं। तो वहाँ से API से भी डेटा आता है। फिर जैसे मैं अभी एग्रीकल्चर का एग्जांपल ले रहा था, तो वहाँ पे हम लोग किसी पौधे के ऊपर सेंसर लगा सकते हैं, या जो लोग IT वगैरह से उनको ये IoT वगैरह के बारे में पता होगा, तो इनसे हम लोग डेटा ले सकते हैं, डिवाइसेस वगैरह होते हैं इनसे। फिर हमारे पास ट्रैकिंग टूल्स होते हैं। मतलब सभी को पता होता है कि अपने अपने हमारे फ़ोन वगैरह में सब में ट्रैकिंग के काफ़ी सारे टूल्स लगे हुए हैं। तो उन सारे टूल्स से भी हम लोग डेटा निकाल सकते हैं। फिर हमारे पास पब्लिक में भी काफ़ी सारा डेटा पड़ा हुआ होता है लोगों का, तो वो सारा डेटा हम लोग यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास सिंथेटिक डेटा होता है, यानी कि हम लोग सिर्फ एग्जाम्पल के लिए डेटा बनाते हैं, सिंथेटिक डेटा। यानी कि ऐसे ही
एग्जाम्पल वाले नेम, एग्जाम्पल की एज, मतलब हमने खुद मान ली है। वो जो मानने वाले डेटा होता है ना, जिसमें हम लोग काफ़ी सारे एग्जाम्पल के लिए नेम ले लेते हैं, काफ़ी सारी एग्जाम्पल के लिए एजेस ले लेते हैं, वो रियल डेटा नहीं होता है, फेक नेम, फेक टेस्ट डेटा, वैसा टाइप का कुछ समझ सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ तरीके होते हैं जो हमारे डेटा में हेल्प करते हैं। इनमें से हम लोग 2 ही सीखने वाले हैं, वेब स्क्रैपिंग और एपीआई। बाकी ये सारा डेटा तो हम लोगों को नॉर्मली मिल ही जाएगा। फॉर्म सर्वे से डेटा लेना, कोई कुछ बोला लगता है? फॉर्म सर्वे वगैरह से तो हम लोग डेटा ले सकते हैं। और ये जो पब्लिक डेटा है वो वही डेटा है जो हम भी हमें बात कर रहा था, केगल वगैरह पे मिलता है। तो केगल वगैरह पे हम लोगों को पब्लिक डेटा या गवर्नमेंट के पोर्टल्स वगैरह होते हैं, वहाँ पे काफ़ी सारा डेटा मिल जाता है कि जैसे पीएम आवास वाले पे चले जाओगे तो तुम्हें मिल जाएगा कितने लोगों को घर मिला है, और ऐसे बहुत सारे डेटा मिल जाते हैं। तो सबसे पहला काम होता है डेटा कलेक्ट करना। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डेटा कलेक्शन। नाम से पता चल रहा है वो डेटा कलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हम लोग पहला काम करते हैं डेटा कलेक्शन, ठीक है। फिर दूसरा स्टेप होता है, इसको मैं साइड कर देता हूँ या इसको यहीं रख लेता हूँ, फिर यहाँ थोड़ा नीचे से स्टार्ट कर देता हूँ। दूसरा स्टेप होता है डेटा प्री प्रोसेसिंग। अब इस डेटा प्री प्रोसेसिंग के अंदर क्या होता है उसके बारे में बातचीत करते हैं। तो ये यहाँ आ जाता हूँ मैं, और पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो हमें डेटा मिला है उसका हम लोग क्या करेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैंने वेब स्क्रैपिंग से अमेजोन का सारा डेटा ले लिया, या फिर हम लोग ऐसा मान सकते हैं हमने फॉर्म भर भर के सारा डेटा भर लिया। एग्जाम्पल के लिए तुम एक टीचर हो और तुम किसी स्कूल में पढ़ाते हो, तो तुमने अपने स्कूल के स्टूडेंट्स का सारा डेटा अपने रजिस्टर वगैरह में ले लिया कि स्टूडेंट का नाम क्या है, स्टूडेंट के पेरेंट्स कौन है, डीओबी वगैरह। अब उस डेटा के अंदर काफ़ी सारे क्या बोलते हैं इनकरेक्शंस होते हैं, वो उन सभी को क्लीन करना ही डेटा प्री प्रोसेसिंग कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए मिसिंग वैल्यूज़ को हैंडल करना, मिसिंग वैल्यूज़ हैंडलिंग, है ना। एग्जाम्पल के लिए कुछ बच्चे हैं जिनका मतलब अगर तुम गांव वगैरह में गए हो तो काफ़ी सारे बच्चों को जो उनके पेरेंट्स होते हैं वो सिर्फ स्कूल में छोड़ के चले जाते हैं। उनको ये नहीं पता होता है कि मतलब स्कूल में भी काफ़ी सारे काम वगैरह होते हैं, तो वो लोग सिर्फ छोड़ के चले जाते हैं। अब टीचर स्टूडेंट से पूछते हैं कि बताओ तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ क्या है। अब वो स्टूडेंट को काफ़ी सारा टाइम पता नहीं होता है। अब वो क्या, या तो वो वहाँ पे डैश लगा के खाली छोड़ सकता है, या तो वो उसको फिल कर सकता है खुद से, उसको पता नहीं है पर अंदाज़ा लगा के। तो मिसिंग वैल्यूज़ का क्या करना है, मिसिंग वैल्यूज़ का क्या करना है, ये हम लोगों को खुद डिसाइड करना पड़ता है। और ये हम लोगों को जो खुद करना होता है वो हम लोग करते हैं हमारे पांडास और नमपाई जैसी लाइब्रेरीज हैं उनकी मदद से, कि हम लोगों को मिसिंग वैल्यूज़ में क्या डालना है। जैसे एग्जांपल के लिए तुम्हारे पास एज कॉलम है, और एज कॉलम के अंदर काफ़ी सारे लोगों की एज लिखी हुई है और कुछ एज के गैप्स खाली हैं। तो तुम लोग क्या करोगे, तुम लोग बोलोगे कि हर एक जो खाली जगह है उससे 5 कॉलम ऊपर और 5 कॉलम नीचे जितने लोगों की एज लिखी हुई है उनका सम करो और एवरेज निकाल के उस बंदे की एवरेज एज लिख दो वहाँ पे। ऐसा हम लोग मतलब हैंडल कर सकते हैं। ये एक एग्जांपल है, मैं अभी आजकल यही सीख रहा हूँ तो मैं ऐसे ही करता हूँ। फिर हमारे पास टाइप कन्वर्जन होता है, टाइप कन्वर्जन। एग्जाम्पल के लिए कि तुमने तुम्हारे पास डेटा आया है स्ट्रिंग में, तो तुम उसको इंटीजर या फ्लोट में कन्वर्ट करोगे। क्यों कन्वर्ट करना ज़रूरी है इंटीजर या फ्लोट में, क्योंकि हमारा जो मशीन लर्निंग है वो टोटल मैथ्स पे काम करता है, पूरा मैथमेटिक्स ही है। जो अभी हम लोगों ने जितनी चीज़ें, जितने वर्ड्स देखे हैं ना, जो ऊपर इधर जो हम लोगों ने जो 3 फंक्शंस देखे हैं जो हमारे मेन मशीन लर्निंग के मॉडल हैं, वो तीनों मैथ्स ही हैं। बस ऐसा समझ सकते हो कि तुम हाथ से मैथ्स करने की बजाय कंप्यूटर में मैथ्स कर रहे हो, और वो भी सिर्फ कमांड्स दे देके। और काफ़ी सारी लाइब्रेरीज की मदद से तुम्हें खुद कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ रही, तुम्हारा कंप्यूटर कैलकुलेशन कर रहा है। तो सारा डेटा तुम्हें किस में चाहिए, इंटीजर या फ्लोट में, मतलब पॉइंट वाली वैल्यू में या बिना पॉइंट वाली वैल्यू में। तो हमेशा हम लोगों को टाइप कन्वर्जन करना पड़ेगा। तो ये एक टाइप कन्वर्जन सीखना पड़ेगा यहाँ पे। तो टाइप कन्वर्जन तो मेरे ख्याल से तुम लोग कर ही सकते हो, पर टाइप कन्वर्जन में कुछ कुछ चीज़ों का टाइप कन्वर्जन कैसे करोगे। एग्जाम्पल के लिए कोई मुझे बता सकता है कि तुम्हारे पास जेंडर है मेल और फीमेल, उसको तुम लोग इसमें कैसे करोगे, जो हमारा मैथमेटिकल होता है इंटीजर या फ्लोट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। कोई बता सकता है इसके बारे में? मुझे नहीं पता था, मैंने तो अभी अभी पता किया। किसी को कोई आइडिया? उसको जैसे हम लोग स्विच होता है ना वो 0 1 वैसे कर सकते हैं, या फिर हम लोग अगर ज़्यादा वो क्या बोलते हैं ज़्यादा जेंडर्स आ गए तो हम लोग उसको नंबरिंग दे सकते हैं, 1 के लिए ये होगा, 2 के लिए ये होगा, ऐसे करके भी कर सकते हैं। ईजी है, कुछ वो नहीं था बस। पर हाँ, हम लोग कुछ इस तरीके से वैसी वैल्यूज़ को हैंडल कर सकते हैं। तो एक ये होता है। फिर हमारे पास जो ये जो मैंने अभी बताया ना, जो जिसको हम लोग जेंडर वगैरह को करना, इसी को हम लोग बोलते हैं एनकोडिंग कैटेगोरिकल वैल्यूज़। मतलब हमारे पास ऐसी वैल्यूज़ जिसमें हमारे पास ईदर और एल्स ऐसा आता है,
तो उसको हम लोग 0 1 या ऐसे करके कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये डेटा ये एनकोडिंग कहलाता है। उसके बाद हमारे पास मैंने ये अलग से क्या लिखा? ट्रीटमेंट दे देना है हमें। क्यों? ये इसको ट्रीटमेंट करते हैं। हो ही जाएगा। तो इसके बाद हम लोगों को स्केलिंग सीखना पड़ता है। स्केलिंग का मतलब ये होता है कि जो डेटा है उसका नॉर्मलाइजेशन करना, यानी कि हमारे पास बहुत सारा डेटा है और उसमें से काफ़ी सारा डेटा एक्सीड कर रहा है कुछ लिमिट्स जो हमें नहीं चाहिए और कुछ स्टैंडर्ड चाहिए। यानी कि एग्जांपल के लिए तुम्हारे पास तुम्हें गरीबों का डेटा मतलब कितने लोग गरीब हैं हमारे इंडिया में उनका डेटा 23। कलेक्ट करना है। तो तुम एक सीलिंग डिसाइड करोगे कि 50,000 से कम जिनकी अर्निंग है वो लोग गरीब हैं। तो तुम अरे अंधे छोड़ो। नॉर्मलाइजेशन डालोगे उसके अंदर कि कहाँ लगाती बटन? जिनकी इनकम 50,000 प्लस है उन सभी को प्लस है उनको हटा दो और जो कम है उनको रख लो। तो ऐसे नॉर्मलाइज करना या स्टैंडर्डाइज करना उसको हम लोग ये स्केलिंग बोलते हैं और ये भी हम लोग numpy pandas की मदद से ही करते हैं। फिर हमारे पास स्प्लिटिंग करना होता है। अगर स्प्लिटिंग क्या होता है इसके बारे में देखें तो स्प्लिटिंग को हम लोग कैसे समझ सकते हैं? डेटा को डिवाइड करना। अब डेटा को डिवाइड करना हम लोग हमेशा 3 सेट्स में डिवाइड करते हैं। एक ट्रेन डेटा, ट्रेनिंग बोल सकता हूँ उसको, ट्रेन बोलने की बजाय, और फिर एक टेस्ट डेटा और एक सेट डेटा। ठीक है, तो ट्रेनिंग डेटा वो डेटा होता है जो कि हमारे मशीन लर्निंग मॉडल में यूज़ होगा। मतलब ये वो डेटा सेट हुआ हमारे डेटा का वो वाला पार्ट जो हमारा जो मशीन लर्निंग मॉडल है उसके अंदर जाएगा। ये वो डेटा है जो कि हम लोग टेस्टिंग के लिए यूज़ करने वाले हैं और ये वो डेटा है जो स्टैंडर्ड्स सेट करेगा कि क्या मतलब डेटा के स्टैंडर्ड्स क्या होने चाहिए, आउटपुट क्या होने चाहिए। तो आउटपुट प्रेडिक्ट करने के लिए भी हमारे पास कुछ डेटा होना चाहिए कि ये आइडियल डेटा है, कुछ ऐसा हमारा आउटपुट आना चाहिए। ट्रेनिंग के लिए भी हमारे पास कुछ डेटा होना चाहिए और टेस्टिंग के लिए भी हमारे पास कुछ डेटा होना चाहिए। तो हम लोग डेटा को कुछ इन 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। अब ये ट्रेनिंग का डेटा कैसे डिवाइड करेंगे, कैसे ये डिटरमाइन करेंगे कि ट्रेनिंग के लिए डेटा कैसा दिखना चाहिए, टेस्टिंग के लिए कैसे डेटा दिखना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम लोग क्लासेस में अच्छे से इसके ऊपर ये करेंगे, बातें करेंगे तो हो जाएगा। तो ये जो हम लोगों ने 4-5 टॉपिक्स देखे इनको कलेक्टिवली बोलते हैं जो हमारा अभी हम लोगों ने वर्ड यूज़ किया था डेटा प्री प्रोसेसिंग। ठीक है, मतलब कि डेटा को यूज़ करने से पहले उसकी प्रोसेसिंग करना, उसको क्लीनिंग करना, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे हमने डेटा कलेक्ट किया, फिर उसको हम लोगों ने क्लीन कर लिया। अब हमारे पास लास्ट में ये 3 टाइप के डेटा जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं वो डेटा हमारे पास पहुँच चुका है। अब जो हमारे पास डेटा पहुँच चुका है इसमें से हम लोग इस डेटा का एनालिसिस करेंगे, मतलब हमारे पास डेटा आया कैसा। तो इस टॉपिक को अभी मैंने जो एक वर्ड यूज़ किया था कुछ टाइम पहले, EDA, यानी कि एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, ऐसा कुछ बोलते हैं इसको। तो ये टॉपिक आता है। अब इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे होते हैं, इसके अंदर हम लोग कर रहे होते हैं पहले अंडरस्टैंडिंग, यानी कि हम लोग इस डेटा को पहले देख रहे होते हैं। हम लोग डेटा को देखते कैसे हैं? डेटा को हम लोग ग्राफ बना के देखते हैं, डेटा को हम लोग चार्ट्स बना के देखते हैं। तुम मैं शायद इसका एक यहाँ पे एग्जांपल देख सकता हूँ। EDA, यहाँ पे मैं लिखूँगा EDA इन ML। तो मेरे पास यहाँ ये देखो ओपन हो जाए भाई। तो कुछ इस तरीके से हम लोग हमारे डेटा को देख सकते हैं। ये अलग अलग तरह के वो हैं जिससे हम लोग विजुलाइज कर सकते हैं हमारे डेटा को। तो हम लोग इन अलग अलग तरीक़ों से चार्ट्स ऐसे बना के डेटा को देख सकते हैं। वैसे मैक्सिमम टाइम मैंने लोगों को देखा है कुछ इस तरीके से डेटा को देखना। तो ये क्या तरीका है, डेटा को इस तरीके से कैसे देखते हैं, इससे हम लोग क्या एनालिसिस निकाल सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग डेटा को विजुलाइज करते हैं। ये काफ़ी सारे यहाँ पे मशीन लर्निंग के डेटा के विजुलाइजेशन के वो हैं। तो ये रहा हमारा डेटा जिसको हम लोग विजुअली देख सकते हैं। अभी हम लोगों ने एक देखा था वो ये है। तो इस तरीके से हम लोग डेटा एनालिसिस करते हैं। तुम यहाँ पे देख सकते हो जो अभी हम लोग सीख रहे हैं वो ये कुछ इसी तरीके से इसी फ्लो में हम लोग देख रहे हैं। तो वेब स्क्रैपिंग यानी कि डेटा कलेक्ट करना, फिर डेटा क्लीन करना। अभी हम लोग ये डेटा एनालिसिस देख रहे हैं, फिर वही मशीन लर्निंग वगैरह आ जाता है। ठीक है, तो हम लोग यही अंडरस्टैंड करना डेटा को देख के, फिर हम लोगों को ये डेटा को अंडरस्टैंडिंग करने के बाद हम लोगों को क्या करना पड़ता है, एनालिसिस करना पड़ता है। क्या एनालिसिस करना होता है कि तुम पैटर्न्स फाइंड करो कि डेटा के अंदर क्या पैटर्न्स आ रहे हैं, ट्रेंड्स फाइंड करो कि क्या ट्रेंड्स निकल रहे हैं डेटा में। तो ये सारी चीज़ें करना और फिर हम लोगों को ये करेक्शंस करना। उसमें करेक्शंस वगैरह तो हम लोग पहले ही कर लेते हैं, पर डेटा को एक बार व्यू करने के बाद हम लोग एक बार फिर से करेक्शंस करते हैं कि काम का डेटा क्या है जिससे हमारा काम निकल रहा है, विजुलाइज करने के बाद। तो हम लोग कुछ इस तरीके की काम करते हैं हमारे EDA के अंदर। फिर हम लोग इसके अंदर फीचर्स क्या बोलते हैं उसको, फीचर्स जनरेटिंग, कुछ ऐसा ही वर्ड आता है यहाँ पे, फीचर
फीचर कंस्ट्रक्शन नहीं, अरे यार अच्छा सा वर्ड है, फिर मेरे माइंड से खिसक गया। फीचर इंजीनियरिंग, यस, इंजीनियरिंग, ये हम लोग यहाँ पे फिर करते हैं ताकि हम लोग डिसाइड कर पाएँ कि हमारे पास इतना सारा डेटा है, उससे हम लोग क्या फीचर्स बना सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए तुमने डेटा देखा वहाँ पे डेट्स का, तुम्हारे पास DOB की डेट है और तुम इससे क्या फीचर बना सकते हो, तुम इससे एज नाम का एक फीचर बना सकते हो जिसके अंदर तुम अभी की डेट और उसकी बर्थ डेट के बीच में एक फंक्शन बना के तुम उसकी एज निकाल सकते हो। तो कुछ इस तरीके के फंक्शंस, ये एक छोटा सा एग्जांपल था, इस तरीके के फंक्शंस लिख के तुम छोटे छोटे फीचर्स बना सकते हो। तो ये तुम देखने के बाद, डेटा को विजुलाइज करने के बाद ही तुम ये सारी चीज़ें कर पाओगे। तो ये चीज़ें हम लोग इसके अंदर करते हैं। अच्छा, मैं तीनों चीज़ें बताते जा रहा हूँ, इसके अंदर हम लोग टूल्स क्या यूज़ करते हैं ये नहीं बताया शायद मैंने। तो एग्जांपल के लिए जो हमारा ये EDA है, इसके अंदर हमारा मेन लाइब्रेरी यूज़ होता है पेंडास। जो हमारा वेब स्क्रैपिंग वगैरह था, इसके अंदर हमारा यूज़ होता है ब्यूटीफुल सोप, ऐसा करके, ब्यूटीफुल सोप मिक्स हो गया, एक सेकंड। और इसके अलावा यहाँ पे एक सेलेनियम करके भी होता है, दोनों सेम ही वर्क करते हैं, कुछ ज़्यादा डिफरेंस तो मुझे लगा नहीं। तो ये वेब स्क्रैपिंग के अंदर यूज़ होता है। फॉर्म के अंदर हम लोगों ने देख ही लिया था, JS वगैरह से बना सकते हो, HTML CSS से बना सकते हो, कैसे भी फॉर्म बना सकते हो तुम। तो फॉर्म वगैरह बनाना उसके लिए तो हम लोग फुल स्टैक के अंदर सीख ही रहे हैं, तो वहाँ पे देख लेंगे इसको। और बाकी वेब स्क्रैपिंग में ये चीज़ें सीखते हैं। बाकी ये पब्लिक डेटा हम लोग ले ही सकते हैं। API वगैरह यूज़ करना, इसमें हम लोग रेस्ट वगैरह सीख रहे होते हैं। रेस्ट, यहाँ पे रेस्ट API लिख देता हूँ। और ये डेटा ट्रैकिंग वगैरह करने के लिए ये तो हमारा जो फुल स्टैक होता है उसी के अंदर हम लोग कर सकते हैं। फिर ये डेटा प्री प्रोसेसिंग के अंदर हम लोगों को, कहाँ गया, हाँ, तो ये हमारा जो डेटा प्री प्रोसेसिंग हो गया, इसके अंदर तो हम लोग NumPy, इसका सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं। वैसे पांडास भी इसमें यूज़ कर सकते हैं या NumPy नीचे वाले में भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों लाइब्रेरीज काफ़ी सिमिलर हैं, बस दोनों का मतलब दोनों को टाइप कास्ट कर दिया गया है, मतलब कि इसका यूज़ इसी में किया जाता है, इसका यूज़ इसी में, पर तुम पर्सनली खुद से भी इधर उधर यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा तुम्हें ये पैटर्न्स वगैरह जो फाइंड करने हैं, उसके लिए तुम लोगों को एक लाइब्रेरी लगेगी मैटप्लॉटलिब। इसका काम ये होता है कि तुम्हें ग्राफ वगैरह बना के दिखाना, ताकि तुम लोग ये डेटा को देख पाओ। और सेम इसी की एक और, इसी के जैसे एक और लाइब्रेरी होती है सीबोर्न करके। तो दोनों लाइब्रेरी से कोई एक सीखनी होती है। हम लोग अभी मैटप्लॉटलिब देखेंगे और सीबोर्न हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे, इतना कि तुम लोग खुद से सीख पाओ। दोनों सिमिलर ही हैं, तो दोनों में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके अलावा तुम्हें अगर चार्ट्स बनाने हो तो तुम लोग प्लॉटली करके, प्लॉटली ऐसे करके, तो इससे तुम लोग चार्ट्स वगैरह बना सकते हैं। तो ये ऐसे करके हमारे पास 3-4 लाइब्रेरीज हैं जिनसे तुम लोग EDA कर सकते हो, यानी कि डेटा का एनालिसिस कर सकते हो। फिर तुम्हारे पास डेटा क्लीनिंग वगैरह आ जाता है। तो डेटा क्लीनिंग के बारे में हम लोग देख लेते हैं। डेटा क्लीनिंग के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, डेटा प्री प्रोसेसिंग और डेटा क्लीनिंग काफ़ी सिमिलर है, बस दोनों का काम थोड़ा सा अलग अलग है। जैसे हम लोग इसके अंदर क्या करते हैं, डुप्लीकेट्स रिमूव करना। जैसे तुम्हारे पास कुछ लोगों के नाम डुप्लीकेट आ गए, तो डुप्लीकेट रिमूव करना। फिर एग्जांपल के लिए डेटा टाइप किसी का गलत हो गया, जैसे किसी की एज 21, कुछ ऐसे 21 ऐसे कुछ लिखी हुई है, पर तुम्हें चाहिए मैथ्स में उसको, तो 21 उसको ऐसे कन्वर्ट करना। तो ये मतलब एक छोटा सा एरर आ गया है, फिक्सिंग करना। तो हम लोग यहाँ फिक्सिंग टाइप, डेटा टाइप लिख सकते हैं यहाँ पे। फिर तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो कि मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, आउटलायर्स लगाना जिसको बोलते हैं, मतलब कि तुम सेट कर दो कि इससे ऊपर का डेटा नहीं चाहिए, मतलब क्या क्या डेटा तुम्हें चाहिए, ये तो वो सारा तुम कर सकते हो। उसके अलावा तुम्हें कंसिस्टेंसी लाना, जैसे एग्जांपल के लिए मेल फीमेल के लिए किसी ने M छोटा लिख रखा है, किसी ने बड़ा लिख रखा है, तो और किसी ने ट्रू फॉल्स में दे रखा है कि मैं ट्रू मेल हूँ मतलब ट्रू है, और फीमेल हूँ मतलब फॉल्स है, ऐसा कुछ कर रखा है। तो इन तीनों को किसी एक में मतलब कंसिस्टेंटली लाना, यानी या तो सारे कैपिटल M हो और कैपिटल F हो, या सारे स्मॉल M हो और स्मॉल f हो, या सारे ट्रू फॉल्स हो। तो कंसिस्टेंसी करना। उसके अलावा हमारे पास टेक्स्ट क्लीनिंग करके आता है, टेक्स्ट क्लीनिंग, जिसमें हम लोग कोई लोग क्या करते हैं, अपने नेम के साथ इमोजीज वगैरह डाल देते हैं, हैशटैग के अंदर वो हैश जो आता है वो कर देते हैं, या कोमा लगा हुआ आता है स्टॉप वर्ड्स के अंदर, तो वो सारी चीज़ें हम लोग टेक्स्ट क्लीनिंग के अंदर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कर रहे होते हैं हमारे डेटा क्लीनिंग के अंदर। यहाँ पे लिख देता हूँ डेटा क्लीनिंग। अच्छा, ये इसके लिए हम लोग कोई लाइब्रेरी यूज़ करते हैं? नहीं, लाइब्रेरी यूज़ नहीं करते हम लोग।
डेटा डुप्लीकेट या ये सब करने के लिए हमारे पास खुद के फंक्शंस होते हैं। हम लोग फंक्शन लिख सकते हैं ना डेटा क्लीन करने के लिए, कि अगर कहीं स्ट्रिंग में कॉमा आ रहा है तो कॉमा हटा देने के लिए, उसके लिए हम लोग वो स्ट्रिंग वगैरह तुमने अगर देखा हो तो स्ट्रिंग के अंदर हम लोग लूप लगा के ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। अगर किसी ने डीएसए वगैरह थोड़ा बहुत देखा है तो उसको थोड़ा इसका आइडिया होगा। तो ये हमारा पूरा एक प्रोसेस था। अब हम लोग एक वर्ड सीखते हैं, पाइपलाइन। पाइपलाइन। अब मुझे कुछ पूछना था। पूछो पूछो। लाइक जो तुमने बताया कि सबसे पहले हम डेटा कलेक्ट करते हैं और फिर हाँ। मतलब उसकी जो नेक्स्ट प्रोसेस होती है मतलब स्प्लिट करते हैं, तो मतलब एग्जाम्पल के लिए हमने ले लिया कि मतलब प्राइस ट्रैक कर रहे हैं हम किसी भी चीज़ का। नहीं नहीं नहीं, तो हम लोग डेटा कलेक्शन करने के बाद स्प्लिट नहीं करते हैं। तो मतलब ये तो सब मतलब इसी के लिए डेटा प्रोसेसिंग में यूज़ होते हैं ना? हाँ, डेटा प्रोसेसिंग में ही यूज होता है, पर हम लोग डेटा कलेक्शन के बाद कहाँ कर रहे हैं स्प्लिट। नहीं नहीं, मतलब स्प्लिट नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर मतलब स्प्लिट करना हो, ये जो तुमने बताया स्प्लिटिंग, हाँ, ये यहाँ पे हाँ। तो तो मतलब ये क्या मतलब क्या करना है इसका? स्प्लिटिंग का मतलब क्या हुआ? अरे एग्जाम्पल के लिए मैं एक हाँ। एग्जाम्पल, हाँ रुको, मेरे पास एक एग्जाम्पल है, मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। एक स्कूल का एग्जाम्पल लेते हैं, वही स्कूल जिसका मैं बता रहा था, तुम टीचर हो ये वो। तो तुम्हारे पास नेम में डेटा आएगा, तुम्हारे पास मार्क्स आएंगे फ्लोट में, तुम्हारे पास डेट ऑफ बर्थ आएगी, देन तुम्हारे पास जेंडर आएगा। ठीक है, ये हम लोग अभी 4 डेटा ले लेते हैं। अब ये डेटा तुम किस फॉर्मेट में कलेक्ट करना चाहते हो तुम्हारे ऊपर है। हम लोग ऑनलाइन उस डेटा को ले जाना चाहते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल तुमने एक एक्सेल शीट बना ली, ओके। फिर तुमने इस डेटा को एक्सेल शीट में जो गूगल फॉर्म होता है उससे कलेक्ट किया, मतलब गूगल फॉर्म भरवाया तुमने सभी स्टूडेंट से, और वो तुमने एक्सेल शीट के अंदर जैसे गूगल का शीट होता है उसमें कन्वर्ट कर लिया। तो ये तो तुम्हारा हो गया डेटा कलेक्शन वाला। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा आया अब प्री प्रोसेसिंग। तो तुम जैसे किसी की, मैंने अभी बताया था डेट ऑफ बर्थ वगैरह मिसिंग है, किसी की एज नहीं पता है, तो तुम लोग वही सिमिलर स्टूडेंट जो क्लास में उनका मीडियन ले लोगे कि ऊपर वाले बच्चे की एज भी 6 साल है और नीचे वाले की 7 साल है, तो इसकी भी समथिंग कुछ 5 या 6 के बाद 6.5 साल कुछ ऐसी होगी, तो उसकी भी तुम वहाँ पे एज डाल दोगे। सेम तुम जेंडर वगैरह कर दोगे, ये सारी चीज़ें। अब तुम लोग इसको करोगे डिवाइड। कैसे करोगे डिवाइड? तुम्हें चाहिए एक डेटा चाहिए तुम्हें ट्रेनिंग के लिए। ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है, हमारे मशीन लर्निंग के मॉडल के अंदर डालने के लिए। अब ये मैंने तुम्हें 3 स्टेप बताए थे हमारे मशीन लर्निंग मॉडल के अंदर, मैंने कहीं तो लिख रखा है, कहीं पे होगा। कहाँ गया वो, मैंने डिलीट कर दिया। हाँ, तो मैं जो तुम्हें बताया था मैंने कि हमारा जो एमएल है वो काम करता है किस तरीके से। सबसे पहले वो खुद मतलब हम लोगों को एक आउटपुट देता है, फिर उसके ऊपर उसने क्या वो मिस्टेक की, वो फॉल्स गलतियां देखता है वो, और फिर वो उससे सीखता है, मतलब लर्न करता है। मैं ये नॉर्मल वर्ड्स में लिख दिया, मैं वो फंक्शंस के नाम नहीं लिखे मैंने। तो जो उसको आउटपुट देना है उसके लिए कौन सा डेटा उसके लिए सही रहेगा, मतलब वो जो भी हम लोग आउटपुट एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस डेटा से, उसके लिए वो कौन सा डेटा सही रहेगा, तो उतने डेटा को हम लोग अलग कर लेंगे। यानी कि कुछ कॉलम, जैसे एग्जांपल के लिए अब मैं आउटपुट में क्या चाहता हूँ, मैं आउटपुट में ये चाहता हूँ कि स्टूडेंट वाले डेटा में मैं आउटपुट में क्या चाहूँगा, टॉपर्स टॉपर्स निकालना। ये तो शायद एआई में इतना इजी कहाँ ही करेंगे, कुछ सूझ नहीं रहा है। पर मतलब जैसे मेरे को कोई एक आउटपुट चाहिए, तो उस आउटपुट के लिए कौन कौन से कॉलम्स या कौन कौन से डेटा सही रहेंगे, तो उन कॉलम्स को मैं डाल दूंगा मेरे उस डेटा सेट के अंदर जिसके अंदर मैं करना चाहता हूँ ट्रेनिंग, मतलब जो मैं अपने मशीन लर्निंग मॉडल को सोचने के लिए देना चाहता हूँ। फिर मैं एक आइडियल डेटा सेट, यानी कि वो सेट दूंगा इसको जिसके जैसा मेरा आउटपुट आना चाहिए, उसमें डिवाइड कर दूंगा। और फिर मैं एक टेस्टिंग के लिए डेटा रखूंगा जिसको मैं विजुलाइज वगैरह करके देखूंगा। तो तीनों डेटा सेट एक दूसरे के ऊपर कुछ इस तरीके से ऐसे मतलब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर सकते हैं। इसका मतलब है कि सेम स्टूडेंट इन बट तीनों। डेटा तो सेम रहेगा, तो मतलब इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि इसको ट्रेनिंग के लिए भेजना है, इसको टेस्टिंग के लिए भेजना है, और इसको मतलब हाँ, तो वो कोई बताएगा थोड़ी, वो उसके लिए ही तो हम लोगों को, वही तो हम लोग सीख रहे हैं ना, कि हम लोग डेटा को विजुलाइज करेंगे। जब हम लोग डेटा को देखेंगे तो हम लोग मतलब जब हमारे पास पूरा एक एक्सेल शीट आएगा और हमारे पास आउटपुट क्या चाहिए हमें, जब हमें पता होगा कि हमें आउटपुट क्या चाहिए, तब हम लोग सोचेंगे ना कि हमें कौन कौन सा डेटा रखना है, कौन कौन सा नहीं रखना है। आउटपुट क्या चाहिए उसके हिसाब से ये सारी चीज़ें डिसाइड होंगी। एग्जाम्पल, मुझे एग्जाम्पल नहीं सूझ रहा यार, इसके लिए मुझे सोचना चाहिए था। हाँ, एक एग्जाम्पल होता तो ज्यादा अच्छे से समझ आता, क्योंकि अगर हम एक प्राइस ट्रैकर को देखें तो मतलब उसमें तो प्राइस ही होगा ना, तो अब किस बेसिस पे हम उसे ट्रेनिंग टेस्टिंग के लिए भेज रहे हैं। तो अब ये तो कुछ एग्जाम्पल सूझ नहीं रहा है बस मुझे। नहीं नहीं सूझ रहा अभी तो।
ठीक है, मुझे अगर करते-करते मैं सोच ही रहा हूँ इसके बारे में, अगर मिला ओके। तो मैं तुम लोगों को समझाऊँगा कि स्प्लिटिंग कैसे करते हैं। पर ये सोचना कैसे है कि हम लोग ट्रेनिंग के लिए और टेस्टिंग के लिए और सेट के लिए कौन-सा डेटा निकालें, वही तो मतलब डेटा प्री प्रोसेसिंग का मतलब हुआ ना, वही तो हमारा सीखने का मतलब हुआ। तो ठीक है, हम लोग ये 4 स्टेप करते हैं, इन चारों स्टेप्स को हम लोग अगर जिस फ्लो में करते हैं, इस फ्लो को हम लोग बोलते हैं पाइपलाइन। मैंने अभी एक पाइपलाइन वर्ड यूज़ किया था, ये रहा पाइपलाइन। तो पाइपलाइन का मतलब होता है कि इन सभी स्टेप्स को वन बाय वन करना। ये सारे स्टेप्स वन बाय वन हो रहे हैं, एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हो रहे हैं, तो वो पूरा जो ऑर्डर होता है, जो पूरे स्टेप्स होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं पाइपलाइन। यानी कि डेटा कलेक्ट करने से लेके डेटा हमारे मशीन लर्निंग मॉडल के अंदर चला गया, उस पूरी प्रोसेस को हम लोग पाइपलाइन बोलते हैं। तो ये हमारी डेटा क्लीनिंग की पाइपलाइन होती है पूरी। तो इस पूरी पाइपलाइन को हम लोग कुछ इस तरीके से यूज़ करते हैं और ये सारी चीज़ें हम लोग फर्स्ट मंथ के अंदर कर रहे होंगे। तो हमारा जो अभी फर्स्ट मंथ होगा वो ये पूरा इसी के बारे में होगा। हम लोग अभी मशीन लर्निंग मॉडल वगैरह को बिल्कुल भी नहीं छेड़ रहे होंगे। इसका मतलब ये है कि जो मैंने अभी एमएल के अंदर बताया था वेक्टर्स आने चाहिए, तो वो वेक्टर्स अभी हम लोग इस मंथ नहीं पढ़ने वाले, मतलब ज़रूरत नहीं है, पर तुम लोग देख सकते हो। तो वेक्टर फिर ये के मीन वैल्यू ऐसा करके कुछ होता है, वो किसी को कुछ आइडिया हो तो? मैंने नहीं पढ़ा है क्योंकि अभी मैं मशीन लर्निंग वाला स्टार्ट करूँगा। तो ये करना, रिग्रेशन करके कुछ होता है, वो अगर किसी ने मैथ्स के अंदर सुना हो तो ये फिर ये प्रोबेबिलिटी वगैरह जो हम लोग सीखने वाले हैं, सबसे पहला हमारा नेक्स्ट मंथ यही यूज़ में आने वाला है। फिर ये स्टैटिस्टिक्स जो है वो नेक्स्ट मंथ यूज़ में आएगा। अब इस मंथ हमारे क्या-क्या यूज़ में आने वाला है? इस मंथ हम जो पूरा डेटा देखने वाले हैं वो हम लोग मैट्रिक्स जिसको बोलते हैं मैट्रिक्स, उसके फॉर्म में देखने वाले हैं। तो ये हम लोगों को पूरा मैट्रिक्स और एक मैंने कुछ कोसाइन या ऐसा कुछ सुना है, कोसाइन करके। अब मुझे नहीं पता एक्चुअली में ये कैसे वर्क होता है, पर मैंने यूज़ करके देखा तो मुझे तो कहीं यूज़ नहीं आया। मैंने हर जगह मैट्रिक्स ही यूज़ किया है। तो मैट्रिक्स एक चैप्टर हमें स्टार्ट करने के लिए चाहिए होगा, तो मैट्रिक्स कर लेना सभी लोग अभी ये इतना स्टार्ट करने के लिए। उसके बाद हम लोग बाकी देख लेंगे। उसके अलावा बेसिक अलजेब्रा भी आना चाहिए, मतलब इनका मल्टीप्लिकेशन और एडिशन वगैरह करवाना है, ये सारी चीज़ें। तो क्योंकि हमारा जो पूरा डेटा होगा वो पूरा ऐसे मैट्रिक्स के फॉर्म में ही दिख रहा होगा पूरा, तो ये करने के लिए। तो अब किस-किस को करना चाहिए, किस-किस को नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर थोड़ा-सा डिस्कशन करते हैं। एक सेकंड यार, समवन इज़ नॉकिंग ऑन माय डोर, मैं आ रहा हूँ, 1 मिनट देना। ओके, स्टार्ट करते हैं आगे। हाँ, तो हम लोग कहाँ थे? पाइपलाइन्स वगैरह हो गया था, ठीक। किस-किस को ये करना चाहिए, किस-किस को नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करने का देख रहे थे। तो मैं 1 सेकंड के लिए टॉप पे चला जाता हूँ। मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन सोच रखे थे जो कि मुझे पूछने थे। कहाँ गए? ठीक, मिल गया। तो 1 सेकंड इसको मैं हटा देता हूँ, इसकी अब ज़रूरत नहीं है। वो लोग जिनको मैथ्स से कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक तो उन लोगों को करना चाहिए, जिनको मतलब ये मैथमेटिक्स वगैरह में, क्योंकि पूरा जो एआई है, जो पूरा मशीन लर्निंग है, एटलीस्ट ये जो डेटा एनालिसिस वाला पार्ट है, इसको छोड़ दें। तो ये कहाँ गया? मैंने एक वो बनाया हुआ था, हाँ ये। तो किसको डेटा साइंस करना चाहिए, किसको एआई वगैरह करना चाहिए? तो जिसको पूरा मतलब मैथ्स वगैरह में बहुत ज़्यादा वो है, तो वो लोग ही इसके अंदर एंटर हों। और जितनी ज़्यादा मैथ्स आती है उतना ज़्यादा तुम डीप जा पाओगे, यानी कि तुम अगर तुम्हें बेसिक मैथ्स आती है तो तुम सिर्फ मशीन लर्निंग कर पाओगे। तुम लोग थोड़ा और डीप मैथ्स पढ़ सकते हो तो तुम लोग डीप लर्निंग पढ़ पाओगे। तुम थोड़ा और डीपली पढ़ सकते हो तो तुम एआई कर पाओगे। तो ये पूरा कंप्लीट करने के लिए तुम लोगों को जितनी ज़्यादा मैथ्स आती है तुम उतना ज़्यादा डीप में जाके इसको कर सकते हो। तो पहला तो यही आ गया कि मैथ्स किसको कितना आता है, और एटलीस्ट वो जो 4 टॉपिक हैं जिनको में, एक कैलकुलस आता है,
फिर एक एक तो क्या बोलते हैं लीनियर अलजेब्रा बोलते हैं जिसको, और फिर ये मैट्रिक्स हो गया, और फिर ये स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी। तो ये 3 4 5 चैप्टर हो गए, टोटल 5 चैप्टर्स हैं। अगर ये इसमें किसी को इंटरेस्ट है, इससे किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो वो एआई के अंदर जा सकता है। और किसी को इनसे प्रॉब्लम है तो वो सिर्फ बेसिक मैथ्स यानी कि मैट्रिक्स वगैरह सीख के डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स कर सकता है। और डेटा एनालिटिक्स जो हम लोगों ने अभी ये डेटा क्लीनिंग वगैरह ये सब कुछ देखा ना, इसी को हम लोग डेटा एनालिटिक्स बोलते हैं। बस हम लोग वहाँ पे ये सारी चीज़ें नहीं करते हैं, मतलब ये जो स्प्लिटिंग वगैरह ट्रेनिंग वगैरह इसमें डेटा को डिवाइड नहीं करते हैं। सिर्फ ये फॉर्म वगैरह ये सब कुछ फॉर्म बोल रहा हूँ, कहाँ गया, ये जो ईडीए के अंदर हम लोग पैटर्न्स वगैरह बनाने के लिए ट्रेंड्स वगैरह ये सारे इन्हीं को एज आउटपुट प्रोवाइड करते हैं। यानी कि कोई कंपनी होगी उसमें कितने कस्टमर्स हैं और कौन कौन कितने फ्रिक्वेंटली परचेज करता है, ये सारी चीज़ें ये सारे पैटर्न्स वगैरह ट्रेंड्स वगैरह निकाल के देना यूज़र को, बस यही करके हम लोग छोड़ देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग डेटा एनालिटिक्स वगैरह के अंदर कर रहे होते हैं। तो इतना ही उसके अंदर करना होता है। बाकी ये स्टेप्स तो पूरे सेम ही होते हैं, बस इतना सीखने के बाद तुम लोग डेटा एनालिटिक्स कर सकते हो। और इसके अलावा जो मैंने बोला था एक एक्स्ट्रा स्किल आनी चाहिए, वो ये है कि तुम्हें एक्सेल आने चाहिए, या पावर बीआई बोलते हैं जिसको, वो आना चाहिए। तो तुम बन जाओगे डेटा एनालिटिक्स, मतलब तुम डेटा एनालिसिस कर पाओगे। डेटा एनालिसिस वाला जो कॉन्सेप्ट है वो तुम्हारा पूरा हो जाएगा अगर किसी ने बस वो इतना सा सीख लिया तो। इनके साथ में मतलब फर्स्ट मंथ का करने के बाद किसी को डेटा एनालिटिक्स में जाना है तो वो क्या बोलते हैं एमएस एक्सेल और पावर बीआई कर सकता है, तो उसका पूरा डेटा एनालिटिक्स हो जाएगा। किसी को डेटा साइंस की तरफ जाना है तो वो लोग इसी जो हम लोग कर रहे हैं इसको थोड़ा और डीपली पढ़ सकता है। टेंसर फ्लो करके थोड़ी सी आगे चीज़ आती है, वो कर लिया तो तुम लोग डेटा साइंस वगैरह के अंदर और डीपली जा सकते हैं। और जो हम लोग मशीन लर्निंग मॉडल के बाद डीप लर्निंग वगैरह में जाने वाले हैं, तो डीप लर्निंग वगैरह में तुमने सुना होगा टेराफॉर्म वगैरह का नाम सुना होगा, एक सुनी होगी लाइब्रेरी पाईटॉर्च वगैरह, तो वो हमारी डीप लर्निंग में आ जाती है। और उसके अलावा जो मैंने अभी बताया था CNN RNN वगैरह, या जो हम लोगों ने रीइंफोर्समेंट लर्निंग RLCL वगैरह, वो सारी चीज़ें एआई के अंदर आ जाती हैं। ओके, तो इस हिसाब से डिसाइड करना कि कितना कौन मैथ्स कर सकता है। अच्छा, मैं ब्लैक बॉक्स किसी को अच्छे से समझा नहीं पाया, तो ब्लैक बॉक्स के लिए मेरे को अभी मेरा एक एग्जांपल दिख गया, तो मैं थोड़ा सा उसको बता देता हूँ। हमारे पास वैसे वाइट बॉक्स भी होता है, तो अगर मैं दोनों को कंपेयर करूँगा तो शायद तुम लोगों को ईजिली समझ में आएगा कि ब्लैक बॉक्स और वाइट बॉक्स क्या है। ब्लैक बॉक्स, बस अब ये समझो कि जो हमारा मेन एआई जो मैंने जो बोला था, एआई या मशीन लर्निंग मॉडल या कुछ भी बोल लो, वो सब कुछ यही है। इनपुट दो, आउटपुट एक्सपेक्ट करो, क्या करेगा ये हमें मतलब नहीं पता होता है। मतलब हम लोग 100% श्योर नहीं होते हैं कि क्या आउटपुट आएगा, हम लोग सिर्फ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जो ब्लैक बॉक्स मॉडल होता है वो कॉन्सेप्ट यूज़ करता है कुछ इस तरीके के, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जिसको हम लोग बोलते हैं DNN, यानी कि डीप न्यूरल नेटवर्क, यानी कि खुद से सीख के वो अपना लेता है, या CNN जिसके ऊपर हमारा ChatGPT वर्क करता है। तो ये हम लोग जितने आउटपुट देते हैं तो प्रीवियस आउटपुट से सीखता है, और हम लोग जो नया आउटपुट देते हैं उससे कंपेयर करता है कि मैंने कितना सही दिया। और जैसे जैसे इसको डेटा प्रोवाइड करते जाओगे उतना ज़्यादा ये सही आउटपुट देने लगता है। तो ये CNN RNN की तरह वर्क करता है। तो अब तुम इसमें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि तुम क्या आएगा, आउटपुट क्या आएगा। पर जो वाइट बॉक्स होता है उसके अंदर हम लोग लीनियर रिग्रेशन यूज़ करते हैं, जो कि हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे, या डिसीजन ट्री यूज़ करते हैं। डिसीजन ट्री पता नहीं क्या स्पेलिंग होगी, ट्री, ठीक है। तो हम लोग ये दो चीज़ें इसके अंदर यूज़ करते हैं। अब डिसीजन ट्री तुम लोगों में से किसी ने अगर वो जो चैटबॉट वगैरह बनाया हो तो वो लोग डिसीजन ट्री के बारे में जानते होंगे। एग्जांपल के लिए मेरे पास एक क्वेश्चन आया कि मैंने एक चैटबॉट बनाया जो कि आंसर करता है नॉर्मल क्वेश्चन रिलेटेड टू कॉलेज। तो किसी ने बोला कॉलेज की फ़ीस क्या है, तो कॉलेज फीस ऐसे करके कुछ क्वेश्चन पूछा। तो क्या करेगा डिसीजन ट्री हमारा डिसीजन ट्री एक लूप चलाएगा और वो देखेगा कॉलेज फीस करके वर्ड इस स्ट्रिंग के अंदर आए, तो ये हमारे किसी आंसर के अंदर पहले से डिफाइंड आंसर होंगे, उनमें से अगर किसी के अंदर कॉलेज फीस वर्ड दिख गया तो वो वाला आंसर यहाँ पे प्रिंट कर देगा उसके नाम के साथ। तो ऐसे नॉर्मल से जावा, पाइथन या दूसरी जावास्क्रिप्ट वगैरह किसी में भी तुम लोग बना सकते हो। तो ये जो डिसीजन ट्री है इसमें बैकग्राउंड में कैसे वर्क कर रहा है वो हम लोगों को समझ में आ रहा है, और हमारा आउटपुट भी एक्सपेक्टेड है। यहाँ पे आउटपुट एक्सपेक्टेड नहीं है, तो बस जहाँ पे आउटपुट एक्सपेक्टेड नहीं होता है वहाँ पे हम लोग ब्लैक बॉक्स बोलने लग जाते हैं, और जहाँ पे आउटपुट एक्सपेक्टेड होता है वहाँ पे हम लोग वाइट बॉक्स बोलते हैं। तो शायद ये इससे हम लोग थोड़ा सा समझ पाए होंगे। और यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल भी लिख रखा है जो मेरे को ChatGPT ने सजेस्ट किया था। तो एग्जाम्पल कुछ ऐसा है कि तुम इमेजिन करो कि तुम्हारे पास एक सैंडविच बनाने वाला रोबोट है, मतलब एक रोबोट जो कि सैंडविच बना सकता है। तो
ये जो बीच में बंदा है वो इसको समझो तुम, ये जो पूरा वाइट बॉक्स है ये हमारा वो रोबोट है। अब ये इनपुट लेगा, इनपुट में क्या लेगा, इनपुट में लेगा ब्रेड चाहिए उसको बनाने के लिए, चीज़ चाहिए और कुछ वेजिटेबल्स वगैरह चाहिए, ठीक है। अब जो आउटपुट आएगा वो कैसे आएगा, मतलब जो हमारा ब्लैक बॉक्स है वो क्या करेगा। आउटपुट तो हम लोगों को पता है कि सैंडविच बन के बाहर निकलेगा, पर वो सैंडविच बना कैसे, उसके बारे में अगर हम लोग सोचें तो कुछ इस तरीके से सोच सकते हो कि सबसे पहले तो वो देखेगा कि जो इमेजिन करेगा, रोबोट इमेजिन करेगा कि जो सैंडविच है वो उसका टेस्ट कैसे आता होगा, कितना मैं इसके अंदर डालूं, मतलब जो क्या बोलते हैं चीज़ कितना डालूं, या ब्रेड के 2 ही पीस रखने हैं या 1 पीस रखना है, चीज़ की 1 स्लाइस रखनी है या 2 स्लाइस रखनी है। तो ये खुद ये कैसे डिसाइड करेगा, जो हम लोगों ने इसको डेटा दिया होगा उसके हिसाब से। पर जो आउटपुट निकालेगा वो आउटपुट किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि उसने कितने टाइम उसको सेका या वो सारी चीज़ें। और फिर हम लोग उसको क्या बोलते हैं वापस से जब वो हमारे पास चीज़ वो जो सैंडविच है वो आ जाएगा, उसको हम लोग खाएँगे। फिर हम लोग टेस्ट करेंगे और टेस्ट करने के बाद हम लोग उसको बताएँगे कि हमने मतलब सही बनाया या गलत बनाया। तो फिर वो खुद टेस्ट करेगा नेक्स्ट टाइम, इम्प्रूव करेगा कि मैंने नेक्स्ट टाइम पिछली बार मैंने सैंडविच में मतलब 2 स्लाइसेस डाल दी थी, शायद मुझे इस बार 1 डालनी चाहिए या 3 डालनी चाहिए, एक्स्ट्रा डालनी चाहिए, वो खुद से डिसाइड करेगा बेस्ड ऑन उसको जो नया इनपुट मिला होगा कि उसने सही किया या गलत किया। तो जो प्रोसेस है ना जिसमें ये एक आउटपुट दे दिया और फिर उस आउटपुट देने के बाद उसको फिर लॉजिकली सोचा कि ये आउटपुट मैंने सही दिया या गलत दिया और कितना गलत दिया, और फिर उस जितना उसने गलती की है उसको सुधारने के लिए वापस सीखा उसने। तो उस प्रोसेस को हम लोग ब्लैक बॉक्स बोलते हैं, या ब्लैक बॉक्स सिस्टम कुछ इस तरीके से वर्क करता है। तो कुछ ऐसा समझ सकते हो कि रोबोट टेस्ट को समझने की कोशिश कर रहा है कि जो टेस्ट है वो परफेक्ट कैसे आ सकता है। सैंडविच का टेस्ट वो खुद से तो कर नहीं सकता, पर वो टेस्ट टेस्ट कैसे करेगा उसके बारे में जो डेटा है उसके हिसाब से सोच के इम्प्रूव करते जा रहा है बाय डे, उसको हम लोग ब्लैक बॉक्स बोल सकते हैं। पर ब्लैक बॉक्स में हम लोग ये नहीं सोच सकते कि उसको टेस्ट कैसे आएगा, मतलब वो टेस्ट तो कर ही नहीं सकता है, रोबोट टेस्ट नहीं कर सकता। पर वो लोग वो सोच सकता है, वो मैथ्स के जो मैट्रिक्स वगैरह होते हैं उससे वो ये पता कर सकता है कि हर बार वो कैसे और बेटर और बेटर और बेटर सैंडविच बना सकता है। तो ये जो प्रोसेस है और बेटर करने की, यही पूरी ब्लैक बॉक्स होती है, और ये हम लोग इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इसीलिए इसको ब्लैक बॉक्स बोलते हैं, और इसीलिए इसके अंदर वो 3 फंक्शंस यूज होते हैं। तो अब इसके अलावा यहाँ पे एक कैट वाला एग्जांपल भी दिया था, पर वो मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। और फिर बस इसके अलावा तो कुछ खास नहीं है। वैसे जो हम लोग ब्लैक बॉक्स है वो कहाँ-कहाँ यूज़ कर सकते हैं, अगर वो देखना हो तो जैसे एग्जांपल के लिए नेटफ्लिक्स में जो रिकमेंडेशन आती है वहाँ ब्लैक बॉक्स यूज़ होता है। यूट्यूब में थंबनेल कौन-सा चूज़ करना चाहिए वहाँ पे हम लोगों को आता है यूज़ आता है। पर कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे कैंसर डायग्नोसिस वगैरह या लोन अप्रूवल वगैरह हो गया, वहाँ पे हम लोग इस ब्लैक बॉक्स को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोगों को वहाँ पे लॉजिक और फेयरनेस या एक्सप्लेन करने की वो चाहिए, पर ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इसीलिए हम लोग इसको यूज़ नहीं करते। तो ये इसकी एक ये समझ सकते हो लिमिटेशन है। इसीलिए वो जो मैंने अभी बताया था EAI करके जो आने वाला है, एक्सप्लेनेबल AI जिसको बोलते हैं, तो ये आने वाला है, तो इससे हम लोग करेंगे थोड़ा-सा। और इसको एक्सप्लेन करने के लिए कुछ-कुछ नए-नए टॉपिक भी आए हैं, पर वो हम लोग डिस्कस करके कुछ मतलब हम लोगों को कुछ हासिल नहीं होगा, तो उसको करने की शायद ज़रूरत नहीं है। तो ये था हमारा पूरा AI और पूरा जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो। तो हम लोग ये पढ़ने वाले हैं, बस अभी इसके ऊपर ध्यान दें कि हम लोग सिर्फ अभी डेटा के साथ वर्क करने वाले हैं और सिर्फ हम लोग मैट्रिक्स के साथ वर्क करने वाले हैं कि ये पूरा फ्लो है। फाइनली हम लोग हमारे एक मशीन लर्निंग मॉडल को ये एक क्लीन डेटा, एक ऐसा डेटा जिसके ऊपर वो सीख सके, जिससे वो हर बार इम्प्रूवमेंट कर सके, वैसा डेटा कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, ये इसका एंड गोल रहेगा। तो हम लोग इतना कैसे कर सकते हैं, ये हमारा 1 मंथ का गोल रहेगा सीखना। फिर सेकंड मंथ से हम लोग 10-10 दिन वो जो हमारी 3 स्टेप्स हैं उनको प्रैक्टिस करेंगे और हम लोग मशीन लर्निंग सीखने की कोशिश करेंगे। अभी हम लोग मशीन लर्निंग डायरेक्टली नहीं करेंगे, अभी हम लोग बस यही करेंगे। तो ये कुछ इस तरीके से वर्क करने वाला है। और फिर और कुछ बच रहा है मेरे को इसमें बताने के लिए। अगर तुम लोगों को ये पता करना, किसी को अगर एक एग्जांपल चाहिए, मेरे पास यहाँ पे मशीन लर्निंग कैसे सोचता है, ये इसके ऊपर कुछ पता करना हो तो मशीन लर्निंग कुछ इस तरीके से सोचता है कि जैसे वो जो हम लोगों ने PYQ वाला देखा था, तो ऐसा समझ सकते हो कि
हम लोग मशीन लर्निंग मॉडल को काफ़ी सारे PYQs देते हैं, तो ये सबको स्टडी करता है, सारे क्वेश्चंस को पढ़ता है। तो ये हमारा डेटा हो गया, जो फर्स्ट प्रोसेस जो हम लोगों ने मशीन लर्निंग को डेटा दिया। सेकंड स्टेप में ये क्या करता है, ट्राई जो हम इसको हमने प्रीवियस डेटा दिया था उसके हिसाब से नए क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करता है। तो ट्राई करता है ये सॉल्व करने का। इसको तुम ऐसा बोल सकते हो प्रेडिक्ट करता है कि मैंने पुराना देखा और उसके हिसाब से मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि ये इस चीज़ को ऐसे सॉल्व किया जा सकता है। फिर जो इसने प्रेडिक्ट किया है उसको ये चेक करता है, खुद से चेक करता है कि उसने सही किया या गलत किया। तो इसको हम लोग लॉस बोल सकते हैं, यानी कि कितना गलत किया। ये हमेशा लॉस को देखता है, कितना सही किया उसको उससे उसका कुछ लेना देना नहीं है। इसको हर बार इम्प्रूवमेंट करना है, इसलिए ये हर बार अपनी गलती के ऊपर ज़्यादा ध्यान देता है। तो फिर ये डेटा के बाद, प्रेडिक्शन के बाद अपना लॉस चेक करता है। चेक करने के बाद कितना इसने गलत किया, चेक रॉन्ग लिखना चाहिए यहाँ पे, रॉन्ग। और मुझे पता है मैं ये इतनी सारी चीज़ें बता के तुम्हारे दिमाग में बहुत सारा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा हूँ ये पता होंगी तो हम लोग जब एक्चुअली में ये सारी चीज़ें यूज़ कर रहे होंगे तो हमें विजुअलाइजेशन दिखेगा। तुम लोगों को जब तक मैट्रिक्स तुम्हारे सामने विजुअलाइज होते हुए नहीं दिख रही होगी तब तक तुम लोग अच्छे से फीचर्स वगैरह नहीं बना पाओगे, जितना मुझे लगता है। क्योंकि मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम आई जब मैं 2 महीने से ट्राई कर रहा हूँ इसको सीखने की, और अभी जाके मेरा ये डेटा एनालिसिस वाला पार्ट है वो थोड़ा सा खत्म हुआ है, तो इतनी सारी प्रॉब्लम आई। अब ये जो ये 3 स्टेप हैं, ये करने के बाद ये जो चौथा स्टेप करता है वो जो हम लोगों ने ग्रेडियंट डिसेंट के बारे में बातचीत की थी, वो यहाँ पे फंक्शन यूज़ करता है। और इस फंक्शन में वो क्या करता है, मैंने बोला था इसमें वो आउटपुट देता है बेस्ड ऑन स्टडी। तो ये जो प्रेडिक्शन वगैरह ये सब करने के बाद इसने जो ये जो 3 स्टेप किए, इन्हीं 3 स्टेप को ये और हार्ड तरीके से करता है। तो इसको तुम ऐसा बोल सकते हो कि स्टडी हार्ड, मतलब कि जो हम लोग क्वेश्चन पेपर की बातचीत कर रहे हैं तो ये खुद से और भी काफ़ी सारे रिसोर्सेस वगैरह ढूंढ के खुद से और ज़्यादा अच्छे से पढ़ने की कोशिश करता है। फिर ये जो हमारा लॉस वाला था जिसके अंदर ये खुद से अनकॉन्शियसली, इसको खुद को नहीं पता होता है, तो ये सीखता है। मतलब यहाँ पे हम लोग ऐसा बोल सकते हैं अपनी गलतियों से सीखता है यहाँ पे। तो इसको हम लोग वैसे नॉर्मल भाषा में लर्न रूल्स बोल देते हैं। मतलब ये खुद के रूल्स बना लेता है कि पिछली बार मैंने ये गलती की थी तो इस बार मैं वो गलती नहीं दोहराऊंगा। तो इसको वैसे टेक्निकल भाषा में वेट ट्यूनिंग बोलते हैं, हम लोग भी इसी वर्ड का यूज़ कर रहे होंगे। देन फिर इसके बाद ये लास्ट में एक्यूरेट बन जाता है। मतलब ये प्रोसेस रिपीट होती रहती है, तो इवेंचुअली ये एक्यूरेट बन जाता है, यही प्रोसेस फॉलो कर करके एक्यूरेट। और इस फिर से ये अच्छे से बहुत अच्छी प्रेडिक्शन देता है। तो पहले स्टार्टिंग में इसने क्या किया, एक सिर्फ इसने PYQ पढ़ा, उसके बेसिस पे एक प्रेडिक्शन दिया। फिर इसने देखा मैंने कितनी गलती की, फिर इसने और अच्छे से पढ़ा, फिर उसने रूल्स बनाए अपने लिए, फिर उसने और अच्छा आउटपुट दिया, फिर से ये पूरा लूप है वो वापस स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो हमारा मशीन लर्निंग मॉडल है वो सीखता है। तुमने सीखा होगा कि हम हमारा ML मॉडल ट्रेन कर रहे हैं, तो जो मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन करना जो कहलाता है वो यही स्टेप्स होते हैं, ये 6 स्टेप ही होते हैं जिससे मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन होता है। तो इन सभी कॉन्सेप्ट्स को अगर टेक्निकल भाषा में मैं यहाँ पे लिख दूँ तो एक हम लोग मॉडल बोल सकते हैं, फिर एक हमारे पास वेट होता है जो अभी हम लोगों ने यहाँ पे लिखा, वेट ट्यूनिंग। फिर हमारे पास एक होता है लॉस फंक्शन जो हम लोगों ने भी यूज़ किया था। फिर हमारे पास ये जो ऑप्टिमाइज़र बोल सकते हैं इसको, या इस फंक्शन का ही नाम लिख लेते हैं ग्रेडियंट डिसेंट करके जो है ये। फिर हमारे पास जो फीचर्स होते हैं, इससे हम लोगों को फीचर्स बनाने होते हैं। फिर ये एक्टिवेशन फंक्शन जो मैंने बताया था लास्ट में, जो प्रेडिक्शन को एक्यूरेट करता है। एक्टिवेशन में स्पेलिंग की तो आज मैंने बहुत ज़्यादा गलतियाँ कर दी। एक्टिवेशन फंक्शन, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना, मैं लिख रहा हूँ उसके ऊपर ध्यान मत देना, लिटरली मैं बहुत गंदी स्पेलिंग सीख रहा हूँ। तो हाँ, तो ये वो 6 चीज़ें हो गई जिनको हम लोग टेक्निकल भाषा में ऐसे ही बोलते हैं। तो ये 6 स्टेप्स हैं, इनको हम लोग बार बार रिपीट करते हैं जिससे हमारा पूरा मशीन लर्निंग वो ट्रेन हो जाता है। और इसके हर तीनों के लिए हम लोग अच्छे से एग्जाम्पल्स वगैरह भी देख सकते हैं और उन एग्जाम्पल से इनको पढ़ सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारा मशीन लर्निंग मॉडल वर्क करता है। अब ये शुरुआत है, ये करने के लिए हम लोगों को इसको ये डेटा देना पड़ता है, और इसी डेटा को प्रिपेयर करने के लिए हम लोग ये सारे कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। तो अब मेरे ख्याल से तुम लोगों को ये पता होगा कि हम लोग ये प्रोसेस क्यों कर रहे हैं। ये इस प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए कर रहे हैं, ये पूरी प्रोसेस, ये पाइपलाइन इस पाइपलाइन के लिए बना रहे हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं पाइपलाइन, इसको हम लोग बोलते हैं मॉडल। इसको बोलते हैं पाइपलाइन, इसको बोलते हैं मॉडल। तो ये हमारा एक ML मॉडल है, और जो ये प्रोसेस है इसको बोलते हैं मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेनिंग, यानी कि इस मॉडल को ट्रेन करना। तो ये ट्रेनिंग वगैरह ये तो हम लोग बाद में देखेंगे। अभी हम लोग इस मॉडल को स्टार्ट करने के लिए इसका जो फ्यूल है, जो कि डेटा है, वो डेटा प्रिपेयर करना सीखेंगे।
अब इसके अंदर किसी को कोई डाउट आ रहे हो, कुछ क्वेश्चन आए हो, तो वो मेरे से पूछने की कोशिश करो ताकि मैं और सोच के बता पाऊँ बहुत बोरिंग कि कैसे क्या वर्क करेगा ये। अच्छा, ये जो अपने लॉसेस देखता है वो हमारे ही फीडबैक के बेसिस पे देखता है या फिर कोई और तरीके से? नहीं, अब उसका मतलब जैसे उसके पास रिजल्ट आया, आउटपुट आया उसके पास, अब वो कंपैरिजन कैसे करेगा? कंपैरिजन वो इस तरीके से करेगा कि जैसे चैट जीपीटी है, ये रहा चैट जीपीटी। अब इसने मेरे को ये रिजल्ट दे दिया, इसके हिसाब से इसने अभी मुझे रिजल्ट दे दिया। अब ये इसको मैं बोलूँगा कि इट्स नॉट गुड, ट्राई अगेन। ये क्या हुआ? ये हुआ कि मैं इसको बोल रहा हूँ कि तुमने गलती की है, तो अब ये फिर से एक आउटपुट देने की कोशिश करेगा। अब ये अपने अंदर ही अंदर एक रूल बना लेगा कि जो मैंने इस बार गलती की है, तो इसको जो चाहिए, अब मैं बोलूँगा कि ये सही है, मतलब जो ये फर्स्ट वाला मुझे लगा, फर्स्ट इज ऑल राइट, मेक इट पीएनजी इमेज, ठीक है। इसका मतलब है कि इसने अब फर्स्ट टाइम गलती की थी, सेकेंड टाइम गलती नहीं की। तो अब ये ट्राई करेगा कि जब भी कोई ऐसा इनपुट दे, जो मैंने अभी टॉप पे ऐसा इनपुट दिया था, ये क्रिएट लोगो वाले, तो ये जो ऊपर आउटपुट दिए थे वैसे आउटपुट ना दे और कुछ इस तरीके के आउटपुट दे। और ये जो दूसरा आउटपुट दिया था ये भी मुझे पसंद नहीं आया, मुझे पसंद आया ये वाला। तो ये कोशिश करेगा कि कुछ इस तरीके के आउटपुट मुझे हर बार मिले। तो जो प्रोसेस होती है वो प्रोसेस में बोला ना लूप में चलती रहती है। लूप में वो इसीलिए चलती रहती है क्योंकि हमारा जो मॉडल है वो हर टाइम सीखता रहता है। तुमने मशीन लर्निंग मॉडल होता है वो हर सेकंड सीख रहा होता है। तो जैसे मैंने ये नई टैब ओपन की, इसके अंदर मैंने कुछ और लिखा, इसके अंदर कुछ और लिखा, तो हर टैब के साथ वो कुछ ना कुछ सीख रहा होता है। हर बार उसके पास नया डेटा आता है, तो नए डेटा से पुराने डेटा को और रिजल्ट को कंपेयर करता है और फिर वो देखता है कि उसने कितनी गलती की, कितना सही किया। तो ये खुद से डिटरमाइन करता है, पर आउटपुट को देख के डिटरमाइन करता है। तो इसको तुम लोग रियल लाइफ में जब तक नहीं देख लोगे तब तक तुम यूज़ नहीं कर पाओगे। जैसे हम लोग कोई मूवीज़ रिकमेंडर वगैरह बनाएंगे तो उसके अंदर हम लोग देखेंगे। और कुछ? ये देखो एक तुमने जो एक फीचर इंजीनियरिंग करके कुछ बताया था वो क्या है? फीचर इंजीनियरिंग एग्जांपल के लिए तुम्हारे पास जैसे तुम्हारे नए कॉलम्स बनाना, मैं एक डेटा सेट ही बता देता हूँ। कहाँ चले जाए हम लोग? मैं केगल पे जाऊँगा। अच्छा रुको, मैं एमएल डेटा सेट, एमएल डेटा सेट, ये लो, ये एक एग्जांपल के लिए डेटा सेट है। ये पक्का डेटा सेट है ना? हाँ, ये एक डेटा सेट है जिसके अंदर ये नेम है, डेटा टाइप है, फिर डिफ़ॉल्ट टास्क वगैरह, मतलब इसके अंदर काफ़ी सारा डेटा दिया हुआ है। कुछ मिसिंग भी है, ये देख सकते हो ये डेटा मिसिंग है। अब तुम्हें फीचर इंजीनियरिंग का मतलब ये होता है कि दो डेटा, ये इन दो टेबल में कुछ डेटा लिखा हुआ है, इनसे तुम तीसरा टेबल बना लो। एग्जाम्पल के लिए तुम्हारे पास एक है जहाँ पे तुम्हारे पास आज की डेट लिखी हुई है, और एक है जिसके अंदर तुम्हारे पास लिखी हुई है नहीं, हाँ, डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है। तो तुम आज की डेट और डेट ऑफ बर्थ से तुम एज निकाल सकते हो, एज का नया कॉलम बना सकते हो। या तुमने हमारा जैसे एग्जांपल के लिए कोई प्लेटफॉर्म है, तुमने उस पर किस दिन साइन इन किया था और तुमने लास्ट साइन अप कब किया था, उससे वो ये निकाल सकता है कि तुम कितने टाइम से एक्टिव हो। या तुम्हारे पास मतलब टोटल मार्क्स है और मैक्सिमम मार्क्स हैं, उससे तुम परसेंटेज निकाल सकते हो, तुम्हारे परसेंटेज कितना है। तो 2 कॉलम या 3 कॉलम की मदद से तीसरा कॉलम बनाना, उसको फीचर इंजीनियरिंग बोलते हैं। यानी कि 2 कॉलम की मदद से तुमने एक तीसरा कॉलम बना लिया, ये उसको यूज़ करने के लिए। तो उस तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं। मतलब हम लोगों को एग्जिस्टिंग डेटा सेट से नया डेटा सेट बनाना, उसको हम लोग फीचर इंजीनियरिंग बोलते हैं। क्या ये समझ में आया? हाँ। और कोई किसी में? बहुत बोरियत लग ठीक है। अब डेटा मैनिपुलेशन के अंदर अगर हम लोग समरी करें क्या क्या टूल सीखने वाले हैं हम लोग, तो मैं समरी यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि हम लोग इतनी सारी चीज़ें लिख तो दिए हैं यहाँ पे, पर मैं यहाँ पे एक समरी लिख देता हूँ हम लोग सीखने क्या क्या वाले हैं इसके अंदर। तो टॉप से स्टार्ट करूँ, ये ब्यूटीफुल सोप और इनको छोड़ दूँ, सिर्फ हम लोग डेटा के उसके बारे में देखें। तो हम लोग पेंडास सीखने वाले हैं और फिर नमपाई, हम लोग नमपाई से स्टार्ट करेंगे, देन पेंडास करेंगे। फिर हमारे पास sklearn, इसको साइकिट लर्न बोलते हैं पूरा, लर्न डॉट प्री प्रोसेसिंग, ये एक लाइब्रेरी है जो कि हम लोग ये प्री प्रोसेसिंग वगैरह करने के लिए यूज़ करेंगे। देन हमारे पास यहाँ पे है मैटप्लॉट
लिप स्लैश सीबोन, दोनों में से एक ही सीखना है तो हम लोग दोनों में से एक ही लिखेंगे। देन हम लोग साइपाई सीख सकते हैं आउटलायर के लिए, पर ज़रूरी नहीं है कि आउटलायर हर बार निकालना ही पड़े, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। और इसके बाद हम लोग यहाँ टॉप पे देखें तो जो हम लोगों ने यही सेम चीज़ इनको ही यूज़ करने वाले, तो इनको ही लिख लेते हैं। ये ब्यूटीफुल सोप हो गया और जो हमारा सेलेनियम हो गया। ये कंपलसरी नहीं है ना, ये दो ऊपर की चीज़ें कंपलसरी नहीं है और ये कंपलसरी है, इसलिए मैं इनको अलग अलग रख रहा था, अलग ही रख देता हूँ। क्यों बड़ा हो गया ये, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि तुम डेटा सीखने के लिए, और हम लोग इसको सीखने अभी मतलब डायरेक्टली सीखने भी नहीं वाले हैं, बस हम लोग देखने वाले हैं ये वर्क कैसे करता है। सीखने के लिए तो सीख सकते हैं पर नहीं सीखेंगे हम लोग, क्योंकि हमारे पास पब्लिकली डेटा अवेलेबल होगा। हम लोग पहले कोर कॉन्सेप्ट सीखते हैं, उसके बाद हम लोग ये डेटा कलेक्शन के काफ़ी सारे जो टाइप्स हैं उनमें से कोई ना कोई सीख लेंगे, पर अभी हम लोग फाइनली सिर्फ ये इतनी चीज़ें सीख रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया। और इसको यहाँ पे मेरे को एक और एग्जांपल दे रखा है इसने, शेफ प्रिपेयरिंग अ डिश। तो इसके अंदर तुम कुछ इस तरीके से समझ सकते हो, जो ये फर्स्ट स्टेप है इसको तुम बोल सकते हो कि परचेज करने गया कोई वेजिटेबल, तो मतलब कि जो हमारा डेटा है वो आ गया। फिर क्लीनिंग और ये प्री प्रोसेसिंग को तुम ऐसा बोल सकते हो कि तुमने वेजिटेबल्स को काटा, वॉश किया, जो अच्छा पार्ट था जो जो तुम्हें यूज़ करना था वो रख लिया, जिन जिन कोई चीज़ों को वेजिटेबल्स वगैरह को यूज़ नहीं करना था वो तुमने साइड में रख दी, स्टोर करके रख दी। फिर जो फीचर इंजीनियरिंग है उसको तुम ऐसा बोल सकते हो तुमने स्पाइसेस सेट कर दी, यानी कि एग्जिस्टिंग चीज़ें थी उनसे तुमने कुछ नई चीज़ें बना दी। जैसे तुम्हारे पास पूरी हरी मिर्ची थी, उसको सुखा के तुमने उससे लाल मिर्ची बना ली, या तुम्हारे पास क्या था, धनिया और ये सब काफ़ी सारी चीज़ें थी, उनसे तुमने पेस्ट बना लिया। ये फिर तुमने जो मॉडल को प्रिपेयर करने का है उसमें तुम शायद कुकिंग करने लग गए, फिर तुमने बीच में टेस्ट करके देखा, फिर तुमने नमक वगैरह एडजस्ट किया, तो उसको तुम लोग टेस्टिंग या एडजस्टिंग कर सकते हो, और फिर लास्ट में हम लोग सर्व कर देते हैं, उसको डिप्लॉय करना बोल सकते हैं। तो ये एक इसने एक एग्जांपल दे रखा था, तो ये कुछ इस तरीके का छोटा सा एग्जांपल था। तो ये है हमारा पूरा एआई, और एआई में कुछ खास नहीं है, बस ये हमारा मेन है वो, ये हमारा जो ब्लैक बॉक्स है यही है, जो है वो यही है, इसके अंदर ही सब कुछ होता है। अब इसके अंदर जो हम लोग ये 3 चीज़ें लिख रहे हैं, ये जो 3 चीज़ें यूज़ करने वाले हैं, तो वो 3 चीज़ें ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, डिस्ट्रीब्यूएंट ग्राफ और जो लॉस फंक्शन हो गया और जो लर्निंग वाला फंक्शन है, वो 3 चीज़ें ही हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो हम लोग इसके अंदर सीखेंगे। तो वो हम लोग नेक्स्ट मंथ सीखेंगे। अभी हमारा डेटा प्रोसेसिंग या डेटा क्लीनिंग जो भी बोलते हैं उसको, डेटा एनालिसिस भी बोल सकते हैं, वही हम लोग करने वाले हैं। बाकी मैंने यहाँ पे कुछ डायग्राम्स किए थे, ये तो ब्लैक बॉक्स के लिए था, ये मैथ्स के लिए था ये। तो ये इतना मैथ्स आना चाहिए पूरा करने के लिए, पर हम लोग इतना सारा मैथ्स नहीं करने वाले हैं। मैंने जितना बोला कि हम लोगों को अभी लीनियर अलजेब्रा में ये जो मल्टीप्लिकेशन वगैरह और ये सारी चीज़ें आनी चाहिए मैट्रिक्स की, बस ये एक चीज़ अभी आ जाएगी तो इससे काम चल जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग कैलकुलस नेक्स्ट टाइम देखेंगे, जब हम लोगों को ये बाकी चीज़ें मतलब एमएल वगैरह स्टार्ट करेंगे, तब हमें प्रोबेबिलिटी की भी ज़रूरत पड़ेगी, तब हम लोगों को लीनियर रिग्रेशन की भी ज़रूरत पड़ेगी और वेक्टर की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो हम लोग तब ये सारी चीज़ें देखेंगे। अभी हम लोगों को इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये था ये। उसके अलावा जो मैंने ईडीए बताया था वो कैसे वर्क करता है, तो तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो वो सारी स्टेप्स। तो पहले तो डेटा को देखना, डेटा के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम है वो देखना, फिर इंपोर्ट करना, इंस्पेक्ट करना उसको, मिसिंग वैल्यूज़ को वहाँ पे ऐड करना, डेटा की कैरेक्टरिस्टिक एक्सप्लोर करना, डेटा के ऊपर कुछ कुछ चीज़ें परफॉर्म करना, विजुलाइज करना हम लोगों को, जैसे हम सीबोन वगैरह की मदद से कर सकते हैं। तो ये पूरा जो प्रोसेस होता है इसको हम लोग ईडीए बोलते हैं। इसके लिए मैंने ये एक डाउनलोड किया था। उसके अलावा ये तो डेटा अलग अलग कहाँ से ला सकते हैं वो था। तो ले देखिए हमारे पास यही इतनी ही चीज़ें हैं, इसके अलावा तो कुछ खास नहीं है यहाँ पे। अब इसके अलावा हम लोग ये सारी चीज़ें कर कहाँ रहे होंगे, तो हम लोग ये चीज़ें कर रहे होंगे, फिर मैं नाम भूल गया, एक सेकंड मैं सर्च कर लेता हूँ यार, मेरे माइंड से कैसे खिसक जाता है। मैंने इंस्टॉल किया है, टाइम कितना हो गया, 20 मिनट है, हम लोग चलो इंस्टॉल तो कर ही लेंगे। जुपिटर नोटपैड, हाँ जुपिटर पता नहीं क्यों मेरे दिमाग से वर्ड्स जा रहे हैं। अच्छा, इसमें किसी को कोई और डाउट बचा तो एक बार पूछ लो, ताकि हम लोग थोड़ा सा इसको ख़त्म कर लें इसका डिस्कशन, तो ताकि हम लोग इंस्टॉल वगैरह करने पे ये सब पे चले जाएं। मतलब ये टॉपिक्स में किसी को कोई डाउट रह गया हो तो ये बता सकते हैं, और कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई होंगी कैसे वर्क करता है। वैसे तो हम लोग हर चीज़ को अब 1 बाय 1 पकड़ के डिटेल में करने ही वाले हैं, पर
अच्छा हमारा वो क्या होगा, हमारे स्टेप्स क्या होंगे वो तो मैं बताना भूल ही गया। ठीक, हम लोग ये सारी चीज़ें तो पढ़ने वाले हैं। हम लोग किस फॉर्मेट में कैसे, मतलब डे बाय डे कैसे पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पाइथन रिफ्रेशर से, जो कि हमारा कल होगा, रिफ्रेशर। फिर हम लोग डेटा टाइप्स पढ़ेंगे। अब डेटा के कितने टाइप्स वगैरह होते हैं ये मेरे ख्याल से तुम लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया होगा इसका, डेटा के टाइप के बारे में। तो जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूँ, शायद उससे आइडिया लग जाए। स्ट्रक्चर्ड डेटा और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। जैसे स्ट्रक्चर्ड डेटा में तुम ऐसा मान सकते हो एक्सेल की फाइल हो गई, एसक्यूएल की फाइल्स हो गई, सीएसवी की फाइल हो गई, या एसक्यूएल की फाइल्स हो गई, वो सारी। और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा जैसे इमेजेस हो गई, या वीडियोस हो गई, या ऑडियोज हो गई, पीडीएफ हो गया, या टेक्स्ट हो गया, ये सारी चीज़ें। या फिर कुछ इस तरीके से डेटा टाइप होते हैं जैसे कि जिनको हम लोग क्वांटिटेटिव बोल सकते हैं, जैसे कि एज वगैरह हो गया, वेट वगैरह हो गया, स्टूडेंट के नंबर वगैरह हो गए, ये सारी चीज़ें। और कैटेगरिकल भी डेटा हो सकता है, जैसे कि कितने ऑर्डर आए, तो ये एक कैटेगरी हो गई ऑर्डर की, कितने ऑर्डर आए, एक ऑर्डर और ऐसे मल्टीपल ऑर्डर, उनको कंबाइन करके हम लोगों ने नंबर ऑफ ऑर्डर बना दिया, तो ये एक कैटेगरी या ग्रुप हो गया। तो इस तरीके का हो सकता है। तो इस तरीके के भी डेटा टाइप होते हैं। फिर डेटा के फॉर्मेट हम लोग सीखेंगे इसी के बाद, डेटा टाइप और डेटा फॉर्मेट। तो फॉर्मेट तो अभी मैंने जैसे बताया, सीएसवी हो गया, एसक्यूएल हो गया, फिर हमारे पास एक्सएमएल हो गया, जेसन फाइल्स हो गई। तो इसमें से हम लोग एसक्यूएल तो मैंने बता ही दिया था, हम लोग एक क्लास लेने वाले हैं। जेसन में तुम लोगों को पढ़ाने वाला हूँ बैकएंड के अंदर, और सीएसवी हम लोग इसके अंदर पढ़ लेंगे। 3 से हमारा काम चल जाना चाहिए, जहाँ तक मुझे लगता है। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डेटा क्लीनिंग, डेटा कलेक्शन की टेक्निक्स, कि हम लोग डेटा कैसे कैसे कलेक्ट कर सकते हैं। तो उसमें हम लोग जब स्टार्ट करेंगे तब तो हम लोग केगल वगैरह ही देख लेंगे, मतलब केगल से ही हम लोग कैसे डेटा ला सकते हैं। बाकी हम लोग फ्यूचर में, बाद में, जब हम लोगों को एपीआई से डेटा लाना होगा तो वो देखेंगे कैसे ला सकते हैं। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे वेब स्क्रैपिंग से डेटा लाना। तो ये बात की बातें रहेंगी, पर पहले हम लोग सिर्फ बने बनाई डेटा पे ये सारी चीज़ें परफॉर्म करना सीखेंगे। तो ये रहेगा। फिर डेटा प्री प्रोसेसिंग करेंगे इसके बाद, प्री प्रोसेसिंग। देन जस्ट इसके बाद, अब इसकी मैंने टाइमिंग डिसाइड नहीं की है, क्योंकि मुझे भी नहीं पता है कि कौन सी चीज़ कितना टाइम लगे। बस मुझे इतना पता है कि मैं इसको 1 महीने में ख़त्म कर पाऊंगा। फिर हम लोग इसके बाद EDA करेंगे। देन फिर इसके बाद हम लोग डेटा क्लीनिंग करेंगे, डेटा क्लीनिंग। और फिर बस इतना ही है शायद, है ना। हाँ, डेटा क्लीनिंग के बाद तो हम लोग डेटा क्लीनिंग, हाँ डेटा क्लीनिंग के बाद तो हमारा फिर ML ही स्टार्ट हो जाता है। हाँ, तो ये 5-6 टॉपिक हैं। ये एक दिन चलेगा, ये एक दिन चलेगा, और फिर ये डेटा कलेक्शन टेक्निक भी हम लोग 2-1 दिन पढ़ेंगे। मतलब हम लोग ये 6-7 दिन स्टार्टिंग में ये ख़त्म कर देंगे। हम लोग, हमारा मेन फोकस होगा इन 3 चीज़ों पे, और इन 3 चीज़ों के अंदर ही हम 5 लाइब्रेरी सीख रहे होंगे, जिसमें हमारी NumPy आ जाएगी, पांडास आ जाएगी, scikit-learn हो जाएगी, sklearn भी लिख देता हूँ अभी के लिए, और फिर सीबोन वगैरह जो हो गई, और अभी मैंने एक और लिखी थी मैटप्लोट्लिब वगैरह, और SciPy भी हम लोग सीखेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमारी इसके अंदर आ जाएंगी। चले आ रहे हैं ठीक है, इनके अंदर। तो ये हम लोग, इतनी चीज़ें हम लोग कर रहे होंगे। अब इसके अंदर किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम लोग थोड़ा सा वो इंस्टॉल करना देख लेते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, इनको क्लोज कर देता हूँ। अभी भी और भी किसी को मैं पूछ लेता हूँ, डाउट वगैरह आ रहा हो तो देख लो। ठीक। तो जैसे हम लोगों ने डीजेंगो इंस्टॉल किया था, वैसे ही बिल्कुल सेम टू सेम डिटो एकदम। यहाँ पे आ जाओ। वैसे तरीके बहुत सारे हैं, मैं सबसे इजी वाला बता रहा हूँ क्योंकि हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। बिल्कुल तरीके हमारे पास, एक एनाकोंडा करके चीज़ होती है, उससे इंस्टॉल कर सकते हैं। एक मिनी कोंडा करके चीज़ होती है, उससे इंस्टॉल कर सकते हैं। और फिर एक तरीका होता है, केगल से भी हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं। मैं केगल वाला तरीका भी बता दूंगा, वो तो और भी ईजी है। पर हम लोगों ने एक तरीका जो सीखा हुआ है उसी से करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम लोग एक डायरेक्टरी में जाते हैं। तो मैं D: करके हमारी डायरेक्टरी में चला जाता हूँ, dir में चला जाता हूँ, टेस्टिंग में। इसके अंदर एक एक फोल्डर बना लो सभी के सभी, जिसके अंदर तुम लोग केगल इंस्टॉल करने वाले। ये आया मैं इसके अंदर, ओ मैंने गलती कर दी, CD
CLS करूँगा, यहाँ पे एक नया बनाऊंगा टेस्टिंग पैनल, CD करूँगा टेस्टिंग ये लो, इसके अंदर मैं आऊँगा और मैं यहाँ पे वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाऊंगा पाइथन -m venv venv, ठीक है। तो ये इतना लिख के हमारी एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बन जाएगा। सभी को इसके बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया है। अच्छा, जो मैंने चीज़ समझाई है ना, वो अगर मैं अच्छे से नहीं समझा पाया होगा तो मैंने 2 दिन पहले चाय और कोड की एक वीडियो देखी है बहुत अच्छी है, तो तुम लोग उसको रेफर कर सकते हो, मैं शेयर कर दूंगा उसको। मतलब रोड मैप वगैरह के बारे में समझने के लिए काफ़ी अच्छे से उसने डीपली समझाया है। और उसने भी 6 महीने पहले ही सीखना स्टार्ट किया है, तो उसने बोला था कि मैं जैसे सीखना स्टार्ट किया हूँ वैसे ही तुम लोगों को सिखाने की कोशिश करूँगा। तो उसने सिखाना स्टार्ट नहीं किया है, वो भी सीख ही रहा है, तो उसने अपना एक्सपीरियंस बताया था, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे तो उसका। venv/scripts/activate, ठीक है। ये हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो गया है। ये क्या है, CLS, हाँ। तो इतना करना है, उम्मीद है सबका इतना हो गया होगा। अब इतना हो गया होगा तो सिर्फ सिंपल लिखो पिप इंस्टॉल और यहाँ पे लिख दो, मेरे को स्पेलिंग सही रिपीटर ऐसा ही आना चाहिए। तो अगर मेरी स्पेलिंग सही होगी तो ये इंस्टॉल हो जाएगा, बाकी तो भगवान भरोसे है। हो तो रहा है कुछ कुछ, मतलब इंस्टॉल हो रहा है। क्या हुआ भाई, Ctrl+C, ओ मैंने ही कैंसिल कर दिया, मतलब टाइम लो यार, इंस्टॉल हो ही रहा था, आउटपुट नहीं दिखा तो ठीक है, फिर से इतना टाइम क्यों ले रहा है वैसे भी। अरे यार, किसी का जल्दी इंस्टॉल हुआ क्या, या मेरा ही इंटरनेट में प्रॉब्लम नहीं लगता है? वो टाइम ले रहा हो रहा है मेरा। हो रहा है। तुम्हारे CD, इंटरनेट में प्रॉब्लम है। क्या कर सकते हैं। नहीं, टाइम लिया है वो इंस्टॉल होने में, वैसे तो सारे भी तो चलो वेट कर लेता हूँ। इतना ज़्यादा टाइम तो नहीं लेना चाहिए। चलो ये इंस्टॉल हो रहा है, तब तक मैं तुम लोगों को केगल दिखा देता हूँ। केगल, तो यहाँ पे आके लिखना है केगल
एक बार यहाँ पे आ जाओ, देन यहाँ पे तुम कोड के ऊपर क्लिक करना और यहाँ पे न्यू नोटबुक के ऊपर क्लिक करना। तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। यहीं पे हम लोग पूरा कोड वगैरह लिखते हैं, बस तुम लोगों को सिंपली ये हमारा कोड स्टार्ट हो गया। अब ये यहाँ पे इसने एग्जांपल दिया हुआ है कि कैसे तुम लिखते हो, तो मैं यहाँ पे कोड पे क्लिक करूँगा, ये एक नया सेल स्टार्ट हो गया। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा प्रिंट, जैसे हम लोग पाइथन में लिखते हैं, और मैं यहाँ लिखूँगा हेलो वर्ल्ड, और मैं क्या शिफ्ट एंटर दबाऊँगा तो ये सेल जो है वो चल जाएगा। अब ये लोड पता नहीं क्यों ले रहा है, शायद इसीलिए ले रहा है क्योंकि मेरा इंटरनेट स्लो चल रहा है। तो ये हेलो वर्ल्ड इसके नीचे प्रिंट हो जाएगा, पर ये एक बार ये चले तो सही। तो यहाँ पे आके तुम लोग भी चला सकते हो, जिनका इंटरनेट फास्ट होगा वो लोग यहाँ पे जल्दी से चल जाएगा उनका। यहाँ पे एक और बार मैं लिख देता हूँ प्रिंट हेलो ml, और इसको मैं कंट्रोल एंटर से भी चला सकता हूँ। तो अब ये दोनों चल रहे हैं, पर ये दोनों टाइम बहुत ले रहे हैं क्योंकि शायद मेरा इंटरनेट अच्छे से वर्क नहीं कर रहा। हाँ ये देखो दोनों चल गए, ठीक है। बस दोनों में फ़र्क ये होता है, दो जो मैंने कमांड बताई है वो याद रखना। कंट्रोल एंटर से उसी सेल के अंदर चलेगा और तुम उसी सेल में रहोगे, और शिफ्ट एंटर से तुम लोग दूसरे सेल के अंदर मूव हो जाओगे। एग्जाम्पल फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, दोनों को डिलीट कर देता हूँ। और हम लोग ऐसा क्यों करते हैं, इसको यूज़ क्यों कर रहे हैं, इसके बारे में भी मैं तुम लोगों को बताऊंगा, पर आज तो 11 बज ही गए हैं तो हम लोग फिर कल देखेंगे। तो यहाँ पे मैं प्रिंट वही मैं चीज़ फिर से लिख देता हूँ हाय। अब देखो मैं कंट्रोल शिफ्ट के साथ एंटर करता हूँ तो क्या होगा, ये चलेगा और ये मेरे को एक नया सेल बना के देगा। ये देखो नया सेल बना और ये चल भी गया। पर अब मैं यहाँ पे प्रिंट फिर से सेम चीज़ ये लिखता हूँ मैं यहाँ पे, और अब मैं इसको चलाता हूँ कंट्रोल एंटर से, तो क्या होगा कि वो इसी के अंदर चलेगा और मेरा नेक्स्ट नहीं बना। तो अब जब मुझे नेक्स्ट सेल नहीं बनाना है तो मैं कंट्रोल एंटर करूँगा, और जब मुझे नेक्स्ट सेल पे मूव करना है तो मैं शिफ्ट एंटर करूँगा, तो उससे ये हो जाएगा। उसके अलावा अगर मुझे एक नया चाहिए सेल तो मैं बी दबाऊँगा, बी से क्या होगा कि बॉटम यानी कि जहाँ पे हम लोग होंगे उसके नीचे एक सेल ऐड हो जाएगा। अगर मैं ए दबाऊँगा तो अबव यानी कि ऊपर एक ऐड हो जाएगा। ये देखो ऊपर एक ऐड हो गया, ये नीचे था इसके ऊपर एक ऐड हो गया। अब मैं यहाँ पे हूँ अबव दबाऊँगा तो सॉरी, तो मैं यहाँ ए दबाऊँगा तो ये देखो इसके ऊपर एक और ऐड हो गया, और मैं बी दबाऊँगा तो इसके नीचे ऐड हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे सेल वर्क करते हैं। अब हम लोग सेल में क्यों वर्क कर रहे हैं, VS कोड में क्यों वर्क नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। वैसे केगल के ऊपर 20 GB तक का हम लिख सकते हैं, और 20 GB कोड तो हमारा कभी होगा ही नहीं ऐसा मुझे लगता है, इतना कोड कम ही लिखेगा। और इसका एक और फायदा ये है कि तुम यहाँ ऐड इनपुट में जाओगे, तुम यहाँ से डायरेक्टली बने बनाए डेटाबेस उठा सकते हो। जैसे ये कार्स का डेटाबेस है कि मतलब 2025 में कौन कौन सी कार्स कैसी बिकी वो सब है यहाँ पे। जॉब मार्केट अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर यहाँ पे डेटाबेस पड़ा हुआ है। फिर यहाँ पे इंडियन की किड्स का स्क्रीन टाइम कितना है उसके ऊपर एक डेटाबेस पड़ा हुआ है, ये देखो। तो इस डेटाबेस के अंदर आके तुम लोग ये पूरा डेटाबेस देख सकते हो। ये कुछ इस तरीके का एज है इसके अंदर, जेंडर है इसके अंदर, एवरेज डेली कितना है, प्राइमरी डिवाइस पे कितना रहते हैं वो लोग, टीवी वगैरह पे कितना देखते हैं, और ये सारा पूरा डेटा है। इससे हम लोग कुछ कुछ एनालिसिस निकाल सकते हैं। तो ये पूरा यहाँ पे पूरा डेटाबेस है। अब इसमें से हम लोगों को डेटाबेस को कैसे यूज़ करना है, क्या करना है, ये तो हमारे ऊपर है। और तुम देखोगे ये पूरा डेटाबेस तो क्लीन ही दिख रहा है मुझे, कुछ खास इसमें प्रॉब्लम्स है नहीं। जिसने भी दिया उसने अच्छे से बना के दिया। तो कुछ इस तरीके का डेटाबेस है, इसको हम लोग डायरेक्टली हमारे इसके अंदर यूज़ कर पाएंगे। मतलब डायरेक्ट वन क्लिक हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। क्रॉस कर दूंगा तो मैं यहाँ पे मॉडल्स भी यूज़ कर सकता हूँ, जो कि एग्जिस्टिंग मॉडल्स एग्जिस्ट करते हैं। जैसे DeepSeek ओपन है, ये कौन सा ये जेमिनी नहीं का आना चाहिए, जेमा करके क्या है पता नहीं। हाँ तो ये जितने फ्री के मॉडल ओपन सोर्स मॉडल्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, उन मॉडल्स को हम लोग यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। और उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे नोटबुक है, तो नोटबुक तो हम लोग ये यूज़ ही कर रहे हैं, इसको हम लोग नोटबुक ही बोलते हैं। ये बनी बनाई नोटबुक है जो लोगों ने ऑलरेडी बना रखे हैं। जो हमारा एक कोड एडिटर है इसको हम लोग नोटबुक बोलते हैं। यहाँ पे तुम देख भी सकते हो, तुम्हारे इसका नाम नोटबुक लिखा हुआ है। तो ये कुछ इस तरीके से वर्क करता है। अब देखते हैं हमारा इंस्टॉल हुआ है। हाँ इंस्टॉल तो हो गया, ठीक है। बहुत बहुत लंबा चौड़ा इंस्टॉल हुआ है तो सभी का इंस्टॉल हो चुका है आई थिंक।
यस, एक बार अपग्रेड कर लेना, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पिछली बार हम लोग डीजेंगो कर रहे थे तब ज़रूरी नहीं था, पर यहाँ पे मैंने सुना है कुछ ज़्यादा ही ज़रूरी है, तो हम लोगों को कर लेना चाहिए, नहीं तो ये फेल हो जाता है। तो ये क्या हुआ, पाइथन exe, अच्छा कर रहा है अपग्रेड। चलो, मेरा इंटरनेट ही स्लो है, अपग्रेड करने में भी टाइम ही ले रहा है। अपग्रेड कर लेना है ना, पिछली बार मैंने बोला था कि अपग्रेड करना ज़रूरी नहीं है, पर इस बार हमको ज़रूरी है। कितनी चीज़ें इंस्टॉल कर दी थी इसमें। तो हम लोग जितना भी एमएल मशीन लर्निंग डेटा जो भी काम करने वाले हैं वो सारा इसी के अंदर करने वाले हैं, तो इसीलिए इसको इंस्टॉल करना ज़रूरी है। तो एक बार ये इंस्टॉल कर लो, उसके बाद हम लोगों को, और ये तुम्हें हर बार इंस्टॉल करना पड़ेगा जब भी तुम्हें यूज़ करना है, नए प्रोजेक्ट के साथ नया। हम लोग हमारे कंप्यूटर के अंदर इतना सारी चीज़ नहीं इंस्टॉल करते हैं, क्योंकि ये कंप्यूटर के अंदर प्रॉब्लम कर देती है। तो हाँ, हो तो गया है, बहुत टाइम ले रहा है, मतलब मेरा इंटरनेट काफ़ी स्लो है। पता नहीं तुम लोगों को मेरी आवाज़ कैसी आ रही होगी। तो सभी का ये हो चुका होगा। ठीक है, तो ये हो गया है। अब मैं यहाँ पे CLS कमांड चला दूंगा, सब कुछ क्लियर हो जाए। और सिंपली अब मुझे यूज़ करने के लिए बस मैं यहाँ पे नाम लिखूंगा, जुपिटर लैब, बस इतना सा लिखो और सब कुछ ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा। अब क्योंकि मेरा इंटरनेट बहुत महान है, तो वेट करते हैं हम लोग थोड़ा सा। ये वो टाइम ही ले रहा है, ऐसा नहीं है। तो ये ऑटोमेटिकली तुम्हारी एक स्क्रीन ओपन हो जाएगी, तुम्हारी जहाँ भी हो। मेरी ये ओपन हुई है, ये देख सकते हो। तो ये कुछ इस तरीके से ही वर्क करता है, मतलब ये एक ऑनलाइन कोड एडिटर है। तो तुम्हारा ऐसे करके ये ऑनलाइन ओपन हो जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं जुपिटर लैब। इसके अंदर तुम लोग कमांड चला सकते हो, तुम मार्कडाउन फाइल वगैरह लिख सकते हो, और यहाँ से पाइथन की फाइल बना सकते हो। जैसे मेरे पास ये नोटबुक है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ये देखो मेरी नोटबुक ओपन हो चुकी है। जो हमने वहाँ पे कमांड चलाई थी वो सेम यहाँ पे भी चलेंगी। यहाँ पे आऊँगा, मैं लिखूँगा प्रिंट, ये क्या लिखा है, प्रिंट, और यहाँ पे हेलो वर्ल्ड। किसी को कोई भी प्रॉब्लम आए तो बताना। और क्या करना है, कंट्रोल एंटर करेंगे तो यहीं पे हो जाएगा, और मैं इसी में रहूँगा। और शिफ्ट एंटर करूँगा तो क्या होगा, ये नेक्स्ट सेल में ले जाएगा मुझे। एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे पहले बी करके नेक्स्ट सेल में चला जाता हूँ। ये ओपन करने के बाद कहाँ गए? प्रिंट करूँगा मैं हेलो ML। ठीक है, अब मैं शिफ्ट एंटर कर रहा हूँ, शिफ्ट एंटर, तो ये देखो मैं नेक्स्ट सेल में पहुँच गया। ये चला क्यों नहीं, प्रिंट सही तो लिखा है मैंने। ये ओ, क्योंकि ये हमने चेंज कर दिया है इसको टेक्स्ट में। ना ना ना, टेक्स्ट में नहीं चाहिए था। क्या हुआ, कुछ आया क्या? वुड यू लाइक टू गेट नोटिफाइड, नहीं, ये तो वो बनाने के लिए है, चेंज करने का कहाँ गया? फाइल टाइप चेंज करने का, ओह ये रहा। तो इसका ये रो है, रो से हमको इसको करना पड़ेगा कोड में। उसके बाद हम लोग इसको एंटर करेंगे तो ये देखो ये वर्क कर गया। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे हम लोग कोड वर्क करवाते हैं। और यहाँ पे हम लोगों को ये ऐसी बारी बारी चीज़ें यूज़ करने की जो ज़रूरत पड़ती है, ये सारी चीज़ें हम लोग जब एक्चुअल क्लास ले रहे होंगे तो उसमें देखेंगे। पर फिलहाल के लिए हम लोग मैक्सिमम काम इसमें कर रहे होंगे। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड भी यही है, वो जो केगल वगैरह है वो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड नहीं है, पर सभी एक जैसे ही दिखते हैं। अच्छा, तुम VS कोड के अंदर भी यूज़ कर सकते हो। अगर तुम्हें VS कोड के अंदर यूज़ करना है तो तुम लोग कुछ ऐसा कर सकते हो कि इसको करो Ctrl+C, बाहर निकल जा, हाँ, और यहाँ पे लिख दो कोड डॉट। तो तुम लोग सिंपली यहाँ पे आ जाओगे, और यहाँ पे जो तुम्हारी ये अनटाइटल्ड फाइल है इसको ओपन करना। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, और ये देखो ओपन हो गया। कोड पे क्लिक करोगे तो ये देखो जैसा वहाँ पे था वे सेम टू सेम यहाँ पे भी आ गया। अब मैं कोड पे क्लिक किया था, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा प्रिंट। अच्छा, ये अभी चलेगा नहीं मेरे ख्याल से। ठीक है, मैं यहाँ सिलेक्ट कर्नल पे क्लिक करते हैं, और मैं डायरेक्टली सिलेक्ट करूँगा जब ये मेरे को देगा एरर, प्रिंट हेलो। ठीक है, अब मैं
कंट्रोल एंटर दबाऊंगा तो